सो हेलो नमस्ते वणक्कम होला मरहबा अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल की हाल चाल गाइस। दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग ग्रेट and you are having an amazing time at your places. I really wish you people and your family members the pink of your health. तो सबसे पहले जी, as you all guys know it pretty well कि we are moving ahead, we are moving forward with this sprint batch. और इस स्प्रिंट सीरीज में नाम से ही पता लग रहा है बहुत तेज भागना है अभी कम समय के लिए, लेकिन बहुत तेज भागने की जरूरत है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, एग्जाम्स बहुत नजदीक आ रहे हैं एंड विद इन फ्यू वीक्स मोस्ट ऑफ द स्कूल्स विल बी अप्रोचिंग फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन। तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, रिविजन के लिए टाइम बहुत कम है। सो इन एवरी लेक्चर, इन एवरी वीडियो वी विल रिवाइज एन एंटायर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करेंगे। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो आप बहुत पहले पढ़े थे लेकिन अब तक भूल गए हैं या रिवीजन की जरूरत है, ब्रशन अप की जरूरत है, विल ऑल डू दैट। और आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में वी आर मूविंग अहेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग, quite simple but very important chapter from exam point of view, straight away coming from your history textbooks। और चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब वैसे अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत बड़ा है, इट्स अ प्रीटी लेंथियर चैप्टर, लेकिन इन दिस लेक्चर हम उन ग्रे एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां पे या तो कंसेप्ट्स आप भूल गए हैं या दे आर मोर लाइबल टू हैव सम क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा फोकस करेंगे इन दिस चैप्टर। और हाँ, विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द एंटायर, आई शुड से द सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच ऑल cumulatively resulted in what something known as Russian Revolution। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद दिस, जब हम रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, the entire story started back then in 1789। अगर आपको याद हो, हमने रिवाइज किया था द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पर हमने बात की थी कि किस तरह से यूरोप में विद द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म लोगों में एक क्रांति की, एक रेवोल्यूशन की भावना आ रही थी। सो 1789 marks the first wave of nationalism in Europe by the beginning of French Revolution, the storming of Bastille। वहां से अगर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप में पीपल गॉट न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज लाइक लिबर्टी, लाइक इक्वालिटी। लोगों को इंडिविजुअल राइट्स की कहानी समझ में आने लगी, व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स। पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, सोवरेनिटी, फ्रेटर्निटी। इस तरह के आइडियाज अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगे। वैसे तो जब हम फ्रांस की बात करते हैं, एंटायर फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। अगर हम फ्रांस की बात भी करते हैं, इट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, different orders. There was a certain social hierarchy, social structure in France। रशिया में भी कुछ ऐसा ही था, रशिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे कुछ चीजें काफी कॉमन थी। अब अगर हम रशियन सोसाइटी को समझना चाहते हैं, देखिए वैसे तो एंटायर रशियन सोसाइटी कुड बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स या 5 एस्टेट्स। समझने के लिए जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सबसे पहले वी कैन से द नोबल फैमिली या द रॉयल फैमिली, द किंग, द जार, राजा और उसका परिवार। जार के बाद वी कैन से द प्रीस्टली क्लास, प्रीस्ट। उसके बाद वी हैड मिलिट्री ऑफिसर्स या इवन वी हैड नोबल्स, देन द मिलिट्री ऑफिसर्स, और उसके बाद द मेंबर्स ऑफ मिडिल एंड लोअर क्लास। ये 5 पार्ट्स में, इन दीज 5 पार्ट्स, इन दीज 5 डिफरेंट क्लासेस, सेक्शंस, आप पूरी रशियन सोसाइटी को डिवाइड कर सकते थे। लेकिन जब हम रशिया की बात करते हैं या इवन हम पूरे यूरोप की बात करते हैं, वी कैन ऑल्सो डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा के आधार पर कि लोगों की सोच कैसी है। उसके बेसिस पर भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वी हैड कंजर्वेटिव्स, वी हैड लिबरल्स
एंड रेडिकल्स, ये तीन अलग अलग पार्ट्स हैं. टू अंडरस्टैंड विद देम लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द लिबरल्स. सबसे पहले अगर हम लिबरल्स की बात करते हैं, देखिए लिबरल्स वो लोग थे जो समाज में बदलाव चाहते थे. दे वांटेड सर्टेन चेंज, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सर्टेन डिग्री ऑफ चेंज इन सोसाइटी. के समाज में कुछ हद तक बदलाव तो होना चाहिए, टू सम एक्सटेंट बदलाव जरूरी है. सबसे पहले तो ये लिबरल्स, दे वर वेरी मच टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजन्स. हर धर्म के प्रति ये सहिष्णु थे, टॉलरेंट थे. कौन? लिबरल्स. दूसरी बात, लिबरल्स स्टार्टेड अपोजिंग द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ द किंग. राजा की जो अनकंट्रोल्ड पावर्स थी, इननंबरेबल पावर्स थी, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स थी, उसका ये विरोध कर रहे थे. एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. कि लोगों के जो अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए. उन्होंने कहा देयर शुड बी एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, देयर शुड बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. लिबरल्स लेकिन एक कमी थी. लिबरल्स नेवर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. लिबरल्स never supported the idea of universal adult franchise. They were not democrats. ये डेमोक्रेट्स नहीं थे. इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, मत का अधिकार हो, इसको सपोर्ट नहीं किया. They never supported this. उनका कहना था कि महिलाओं को वोट देने की कोई जरूरत नहीं है, महिलाओं को राजनीति में आने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर विमेन टू पार्टिसिपेट और टू बी एक्टिव इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस. ना तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, ना वोट देना है. उन्होंने कहा ओनली द मेन ऑफ प्रॉपर्टी कैन वोट, है ना. मेन विदाउट प्रॉपर्टी, स्पेशली विमेन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए. ये एक कमी थी लिबरल्स की. और यहीं पर देयर वाज वन मोर कैटेगरी जिन्हें कहा गया रेडिकल्स. रेडिकल्स एक्चुअली सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर विमेन सफरेज. महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार है उसके लिए जो मूवमेंट चल रही थी, उनको सपोर्ट लिबरल्स ने नहीं, रेडिकल्स ने किया. दूसरी बात, रेडिकल्स ने कहा वी आर नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. हम प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे वर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. उन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये जो इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है प्रॉपर्टी का ऑन वन हैंड, कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, ये जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए. वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ काफी हद तक इक्वल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए. और द थर्ड ग्रुप इज कंजर्वेटिव्स. अब नाम से ही पता चल रहा है, conservatives were basically those people who wanted to conserve the old world order. इन्होंने कहा कि ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, समाज में जैसा चल रहा है चलना चाहिए. They were the supporters of the king. ये मोनार्की के सपोर्टर्स थे. They were supporters of the monarchy. Supporters. They were supporters of king. क्योंकि जाहिर सी बात है सर, ये लोग कौन लोग थे? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, नोबल्स थे, प्रीस्ट थे. तो ये जानते थे कि जब तक राज सत्ता है, जब तक राजतंत्र है, जब तक मोनार्की है, तब तक हम भी पावरफुल हैं. भाई तुम्हारा दोस्त अगर कहीं का प्रधानमंत्री होगा तो तुम पावरफुल नहीं होगे. तुम्हारा दोस्त कहीं का आईएएस ऑफिसर है तो तुम्हारे पास इनडायरेक्टली पावर है ना हाथ में. तो चाचा हमारे विधायक हैं, तुम तो विधायक नहीं हो, तुम्हारे चाचा विधायक हैं, पावर तुम्हारे पास भी है. इनके चाचा विधायक थे तो ये सपोर्ट कर रहे थे, ये लिबरल्स को अपोज कर रहे थे, रेडिकल्स को अपोज कर रहे थे कि नहीं नहीं बदलाव नहीं होना चाहिए. देखिए ये विचारधारा की बात है, इट्स ऑल अबाउट आइडियोलॉजी.
आप एक दिन घर से गए पार्टी करने के लिए और रात को लेट लौटे पार्टी करके। यू वेंट आउट विद योर फ्रेंड्स, आपके किसी दोस्त का बर्थडे था, आप रात को आने में लेट हो गए। अब आप घर पहुंचे, आपने बेल बजाई और दरवाजा खोला आपके पिताजी ने। अब यहां से दो केसेस हैं, दो केसेस। पहला तो ये कि आपके पिताजी ने दरवाजा खोला, कहां थे? ओ पापा, दोस्त का बर्थडे था, लेट हो गए केक वेक काटने में, निकाला जूता मारा। तुम कहोगे कि यार मेरे मेरे पिताजी, मेरे फादर बहुत कंजर्वेटिव, समझते नहीं है यार। नाउ आई एम 16, नाउ आई एम 18, अब दोस्त का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या? समझते नहीं है मेरी बात को यार, बहुत कंजर्वेटिव हैं, बदलते नहीं है समय के साथ साथ। लेकिन दूसरा केस, तुम घर पे आए, बेल बजाई, पिताजी ने दरवाजा खोला, कहां थे? अरे कहां क्या थे? बता के तो गए थे दोस्त का बर्थडे है, आने में लेट। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि तुम, मुझे क्या पता तुम लेट हो जाओगे। मुझे पता होता तुम लेट हो जाओगे, मैं तुम्हें कहता कार लेकर जाओ, या मैं तुम्हें लेने आ जाता। तुम्हारी चिंता हो रही थी बेटा। तुम्हारे पिताजी ने रेड कारपेट बिछा दिया कि जिल्ले लाही आइए। तुम कहोगे कि यार मेरे पापा बड़े लिबरल हैं। लिबरल कि उनकी सोच बहुत लिबरल है। देखो, अगर मैं एक दिन लेट हो गया तो मुझे डांटा नहीं, समझा कि हाँ यार लेट हो गया पार्टी में, कोई बात नहीं। ये सोच का विषय है। तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं या लिबरल्स हैं, ये सोच, आइडियोलॉजी। लिबरल्स वो थे जो समाज में चेंज चाह रहे थे, बदलाव चाहते थे। कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे। और ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं है, ये पूरे यूरोप के लिए है। क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना जाग गई थी। एंड पीपल स्टार्टेड अपोजिंग द किंग, द मोनार्क। दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर इंडिविजुअल राइट्स, दे स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें भी बोलने का अधिकार हो, अभिव्यक्ति का अधिकार हो। समझ रहे हो? मूविंग अहेड, ये जो सोशल चेंज की बात है, देखिए थ्रू आउट यूरोप एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना हो रहा था। थ्रू आउट यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में पहले हुआ इंग्लैंड की तरफ, और धीरे धीरे ये ईस्ट यूरोप की तरफ बढ़ा, रशिया की तरफ। और उस फेनोमेना का नाम था, उस फेनोमेनन का नाम था इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अब रशिया में, अगर हम स्पेसिफिकली रशिया की बात करें, रशिया में न्यू अर्बन सेंटर्स, न्यू सिटीज वर नाउ डेवलप्ड, जहां पर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा था। और बिकॉज ऑफ दिस अब लोगों के पास काम मिल रहा था, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने को मिल रहा था। नाउ पीपल वर, एक नया ग्रुप, समाज में एक नया वर्ग सामने आया जिसको आप मिडिल क्लास लोग कहते हैं। ये मिडिल क्लास सर कभी पैदा नहीं होता अगर दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होता। इसने लोगों को काम दिया, पैसा दिया, माइग्रेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, मिडिल क्लास। बर्थ ऑफ मिडिल क्लास इज एन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन देखिए, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, दे वर ऑल ब्रॉट टू दीज फैक्ट्रीज इन सर्च ऑफ वर्क। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं इनका एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा था। देयर वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, देयर वेजेस वर वेरी पुअर। समझ रहे हो? बहुत तेजी से लोग अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करने लगे, अर्बनाइजेशन होने लगा, शहरीकरण होने लगा, तो हाउसिंग प्रॉब्लम हो गई। भाई पहले शहर में 10 मकान थे, अब 50 लोग बाहर से आ गए, तो हाउसिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन, गंदगी रहने लगी, और गंदगी रहेगी तो बीमारियां फैलेंगी, स्प्रेड ऑफ डिजीज। ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी बिकॉज ऑफ दिस। इनिशियली जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, दे ऑल वर प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, ये सब उनकी प्रॉपर्टी थी। समझ रहे हो? लेकिन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि द पीपल शुड बी हेल्दी एंड एजुकेटेड। पीपल शुड बी हेल्दी एंड एजुकेटेड। समझ रहे हो? लिबरल्स का ये कहना था, या इंडस्ट्रीज ओनर का ये कहना था, कि अगर जो लेबर है, जो लोग हैं, इफ दे आर रेडी टू वर्क, और जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं, इफ दे हैव मनी टू इन्वेस्ट, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से होगा। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉब्लम ये थी
कि लोअर क्लास लोगों का, लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक्सप्लॉयटेशन, समझ रहे हो? एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी, रशिया, यहां पर एक नया वर्ग सामने आ रहा था जिसे हमने कहा रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना पैदा हो रही थी एंड दे वर डिमांडिंग देयर राइट्स। लोगों को ये रियलाइज होने लगा, जैसे जैसे उनके पास पैसा आने लगा, काम मिलने लगा, थोड़ा बहुत एजुकेटेड होने लगे, ये रियलाइज होने लगा कि जो राजतंत्र है, जो मोनार्की है, वो हमारा भला नहीं चाहती है। अल्टीमेटली वी नीड टू फाइट फॉर आवर राइट्स। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि बहुत बार आजादी मिलती नहीं है, उसे छीनना पड़ता है। पीपल वर हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम सम रेवोल्यूशनरीज लाइक मैजिनी। इस व्यक्ति के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। मैं ये कह सकता हूं कि आज का जो इटली है ना, मॉडर्न इटली, यूनिफाइड इटली, इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मैजिनी। मैजिनी के दिमाग की उपज थी टू फॉर्म अ यूनिफाइड इटली। ये इतना बड़ा आदमी था सर, इसने एक सपना देखा था कि इटली को यूनिफाई करना है। वो इटली जिसके 7 टुकड़े हुए हुए थे, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, उस इटली को यूनिफाई करने का सपना देखा था इस आदमी ने। बड़े सपने देखना बड़ा हिम्मत का काम है बेटा। जनरली हम लोगों को मना किया जाता है बड़े सपने देखने से, कि ज्यादा ऊंचा उड़ोगे तो दांत टूट जाएंगे, गिर जाओगे। नहीं नहीं, ऊंचा उड़ना चाहिए, ठीक है, पांव जमीन पर होने चाहिए, लेकिन बड़े सपने देखने चाहिए, बिकॉज बिग ड्रीम्स अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। सपना हमेशा बड़ा देखो, ऑलवेज ड्रीम बिग। और एक बात जिंदगी में याद रखिएगा कि बाज की तरह ऊंचा उड़ना है तो फिर तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तितलियां मतलब जो आपके छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें समाज भी हो सकता है, बाकी चीजें भी हो सकती हैं। अगर बाज की तरह ऊंचा उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये बाज, मैजिनी, तो ये मैजिनी से बहुत लोग इंस्पायर्ड थे, ठीक है ना। इवन रशियन रेवोल्यूशन से इंडिया में भी बहुत लोग इंस्पायर्ड थे। विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हम सोशलिज्म की बात करते, देखिए हिंदी में कहते हैं समाजवाद, हिंदी में सोशलिज्म इज नोन एज समाजवाद। समाजवाद का क्या मतलब है? देखिए, समाजवाद का सीधा मतलब यह है, समाजवाद यह कहता है कि जो भी हो वो समाज के हित में हो। इंडिविजुअल प्रॉफिट, इंडिविजुअल गेन्स, इंडिविजुअल बेनिफिट से पहले आप समाज के बेनिफिट के बारे में सोचें, आप समाज के हित के बारे में सोचें, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं, ये नहीं होना चाहिए। दोनों के पास 50-60 है ना, या मान लीजिए 40 और 70, कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। या 55 रुपए आपके पास, 55 इसके पास। लेकिन ये जो इतना गैप है कि एक व्यक्ति इतना अमीर है उसके पास 100 रुपए हैं और एक इतना गरीब है कि उसके पास 10 ही रुपए हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये समाजवाद कहता है, सोशलिज्म कहता है। सोशलिज्म, सोशलिज्म, सोशलिस्ट पीपल आर एक्चुअली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट, सोशलिस्ट समाजवादियों का यह कहना है कि दोज इंडिविजुअल्स जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो समाज का भला नहीं कर सकते हैं। दे विल ओनली थिंक अबाउट देयर पर्सनल गेन्स। एवरीथिंग शुड बी डन इन सोशल इंटरेस्ट, और ये सिर्फ सरकार कर सकती है। ऑल द प्रॉपर्टी, एंटायर वेल्थ शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। कि चीजों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, वो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। सरकारी बैंक, सरकारी एयरलाइंस, सरकारी डाक सुविधा, एवरीथिंग शुड बी गवर्नमेंट, एवरीथिंग शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं ना पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्राइवेट का जो रूट है वो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। और पूंजीवाद का मतलब है, कैपिटलिज्म का मतलब है कि पैसा निवेश किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा और प्रॉफिट उसमें से खींचा जाएगा। एक फैक्ट्री में अगर 100 वर्कर्स काम करते हैं, उस फैक्ट्री को फायदा 10 रुपए का हो या 10,000 का, वो सब ओनर की जेब में जाएगा। वर्कर्स को सिर्फ उनकी मजदूरी मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी। ये सोशलिज्म कहता है। एक्चुअली में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। यहां पर कुछ लोग थे
जिन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स जैसे कि रॉबर्ट ओवन। अमेरिका में एक जगह है इंडियाना, यहां पर न्यू हार्मनी के नाम से इस व्यक्ति ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति है ना, एक कोऑपरेटिव की शुरुआत की। किसने? रॉबर्ट ओवन। कहां पर की? इंडियाना, यूएस। सोसाइटी का नाम, कोऑपरेटिव का नाम क्या था? न्यू हार्मनी। सिमिलरली देयर वाज वन मोर पर्सन, लुई ब्लॉ। फ्रांस में लुई ब्लॉ ने सरकार को एनकरेज किया, लोगों को एनकरेज किया टू हैव मोर एंड मोर कोऑपरेटिव्स, कि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए। अब समझ में ये आना चाहिए कि कोऑपरेटिव होती क्या है। रॉबर्ट ओवन का नाम तो रट लिया, लुई ब्लॉ का नाम तो रट लिया, लेकिन कोऑपरेटिव क्या होती है ना? वो आपने नहीं देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? तो बाहर क्या लिखा है? गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, लिखा है ना, गोकुल धाम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसी समिति जहां पर कुछ लोग मिलकर कुछ पैसा निवेश करते हैं या अपना अपना उसमें इनपुट देते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में प्रोपोर्शनेटली बट जाएगा। Whatever the profit or loss will be, it will be proportionately divided. समझ रहे हैं? वो होती है कोऑपरेटिव। गुड्स या सर्विसेज दे आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर, और जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय द पीपल इन दैट कोऑपरेटिव। जैसे अमूल, दूध पीता है इंडिया, अमूल, वो अमूल इज अ कोऑपरेटिव, है ना। तो कोऑपरेटिव एक बहुत अच्छा इन्वेंशन था, एक आइडिया था टू सपोर्ट सोशलिज्म एंड टू गो अगेंस्ट कैपिटलिज्म। और यहीं पर वी गॉट द आइडियाज फ्रॉम वेरी फेमस सोशलिस्ट थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम लाइक कार्ल मार्क्स या फिर फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिज्म पे टिकी हुई है। एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट होती है बाय नेचर, पूंजीवादी होती है। समझ रहे हैं? जो भी प्रॉफिट है ये किसकी वजह से होता है? वर्कर्स की वजह से होता है। लेकिन वो प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है? ओनर की जेब में जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब तक इस कैपिटलिज्म को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को हम उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक हमारी परिस्थितियों में सुधार नहीं आएगा। तब तक वी कैन नॉट थिंक ऑफ बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर द वर्कर्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर खुद को आजाद करना है इस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, तो उठ के लड़ना पड़ेगा। वी नीड टू फॉर्म अ सोसाइटी वेयर द प्रॉपर्टी इज सोशली कंट्रोल्ड। एवरीथिंग शुड बी सोशली कंट्रोल्ड। और ऐसी समाज को, ऐसे सोसाइटी को कहा जाएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी वेयर एंटायर प्रॉपर्टी इज सोशली कंट्रोल्ड, और इसे हम कहेंगे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। बहुत लिबरेटिंग आइडिया था यार, बहुत लिबरेटिंग। मतलब वर्कर्स, लेबरर्स, देखिए आप कभी कभार सोच कर देखो कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग लेबर क्लास में आता है, या फार्मर्स में आता है, या डेली वेज वर्कर्स में आता है, कैजुअल लेबरर्स में आता है। देश की 50, 60, 70%, 70%, इवन मोर देन दैट पॉपुलेशन इस ग्रुप में आती है। फार्मर्स, वर्कर्स, लेबरर्स, आर्टिसंस, बेगर्स, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 70%, 80%। उसके बावजूद भी परेशान है। उसके बावजूद दे आर रूल्ड बाय रिच पीपल, जो 5%, 10% है पूरे पॉपुलेशन का। क्यों? लीडरशिप नहीं है, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ आइडियाज कि करना क्या है, करना क्या है। यहां से देखो द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। अब लोगों को समझ में आने लगा कि करना क्या है। नाउ दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। मार्क्सिस्ट आइडियाज से वो इंस्पायर्ड थे। दे वर हाईली इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। और ये सोशलिज्म सिर्फ रशिया में नहीं, आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर टू सपोर्ट दिस एक संस्था बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसे कहा गया सेकंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पे अ बॉडी वाज फॉर्म्ड which was known as second international, and not just that, definitely people were talking about better living conditions and better working conditions.
कि हमारे वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, हमारी वेजेस बढ़नी चाहिए, हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? एंड नॉट जस्ट इन रशिया, इन जर्मनी इफ यू विल सी, जर्मनी में आप देखेंगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फॉर्म्ड इन जर्मनी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1905 में। इन ब्रिटेन, इन इंग्लैंड, लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड, एंड इन फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ रशिया के बारे में नहीं है। मैंने कहा ना, ये एक विचार है, ये एक विचारधारा है, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स अबाउट द थॉट्स, द थॉट प्रोसेस। और ये सिर्फ रशिया में नहीं, ये सिर्फ रशिया तक कन्फाइंड नहीं था, ये पूरे यूरोप में फैल रही थी विचारधारा। थ्रू आउट यूरोप पीपल वर इंस्पायर्ड बाय दैट। और आप देख सकते हैं एविडेंसेस कि जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में इस तरह की सोशलिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, जहां पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। लेकिन अब ये रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से होती है, इसे समझने से पहले हमें थोड़ा सा रशिया की पॉलिटी इकोनॉमी को समझना होगा। देखिए, रशियन एम्पायर को थोड़ा समझते हैं। रशिया के राजा, अगर हम 1914 की बात करते हैं, रशिया वॉज रूल्ड बाय द किंग जार निकोलस सेकंड। अब देखिए, ये जो जार है ना, ये एक टाइटल है, और जार की स्पेलिंग में जो कंफ्यूजन रहता है, कुछ बुक्स में TSAR लिखा रहता है और कुछ बुक्स में CZAR लिखा है रहता है। बोथ इज सेम, बोथ आर सेम। ये भी जार है और ये भी जार है, सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। और ये एक टाइटल है जो राजा अज्यूम करता था, जार निकोलस सेकंड, राजा का नाम निकोलस सेकंड था। तो जो टाइटल राजा अज्यूम करता था, दैट वाज जार, और रानी के लिए टाइटल का नाम था जरीना। तो उस वक्त रशिया का राजा था जार निकोलस सेकंड और रानी थी जरीना अलेक्जेंड्रा। तो जार और जरीना उनके टाइटल्स थे, नाम था निकोलस सेकंड और अलेक्जेंड्रा। ठीक है, तो जार निकोलस सेकंड वाज द रूलर ऑफ द रशियन एम्पायर। अब रशियन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा एम्पायर था सर। आज की तारीख में, इन द मॉडर्न, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज अगर आप जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज कहते हैं ना, बहुत सारी हैं, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, बेलारस, यूक्रेन, ये सब जो कंट्रीज थे ना, दे ऑल वर द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर। इवन कुछ एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान, ये सब, ऑल दीज कंट्रीज विच आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज टुडे, ये सब रशियन एम्पायर का पार्ट था। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा थी, धर्म के आधार पर विविधता बहुत ज्यादा थी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। वहां पर सबसे ज्यादा लोग, यू नो, द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दे वर फॉलोइंग रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। हाँ, इसके अलावा यू विल फाइंड प्रोटेस्टेंट्स, यू विल फाइंड मुस्लिम्स, यू विल फाइंड कैथोलिक्स, बुद्धिस्ट, अलग अलग धर्मों के लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जिस धर्म में मानते थे, दैट वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अगर हम रशिया की इकोनॉमी और थोड़ा सा सोसाइटी की बात करते हैं, देखिए, ऑक्यूपेशन के आधार पर 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन देन द पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट, जिनकी लाइफ का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था, जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, वो एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा था। एंड इट वाज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू फ्रांस एंड जर्मनी ऑफ दोज टाइम्स। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, इट्स जस्ट 40%, एंड फॉर जर्मनी इट वाज जस्ट 50%, बट इफ यू टॉक अबाउट रशिया, इट वाज 85%. इट वाज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज। और रशिया वाज अ ग्रेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, समझ रहे हैं? लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकरण फैल रहा था, कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स वर सेटअप, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, जैसे कि मॉस्को। दीज वर क्वाइट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन रशिया, इंडस्ट्रियल एरियाज इन रशिया। एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देखेंगे रशिया वॉज एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था, रशिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट चल रहा था, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस रशिया में कोल प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ये बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। 85% लोग तो एग्रीकल्चर में थे, फार्मिंग में थे, किसानी बैकग्राउंड के थे, बट अपार्ट फ्रॉम देम देयर वर पीपल हु वर वर्किंग इन फैक्ट्रीज एज फैक्ट्री वर्कर्स या क्राफ्ट्समैन, एज फैक्ट्री वर्कर्स या क्राफ्ट्समैन। देखिए, सरकार तो चाहती थी कि
एटलीस्ट वर्कर्स को कुछ मिनिमम वेजेस तो मिलनी ही चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स भी कम होने चाहिए। लेकिन ये सब नियम बहुत आसानी से टूटते थे। इन सभी नियमों का पालना हो रही है या नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को भी रखा था। इन फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स का काम था टू मेक श्योर मिनिमम वेजेस, एटलीस्ट सम मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स एंड देयर वर्किंग कंडीशंस शुड बी क्वाइट गुड। लेकिन लॉज वर ब्रोकन वेरी इजीली, ठीक है ना। छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, वर्कर्स 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, इवन 15-15 घंटे भी काम करते थे। और अकोमोडेशन के नाम पर दे वर लिविंग इन लार्ज डॉर्मेट्रीज। जो लोग डॉर्मेट्रीज नहीं जानते हैं, बड़े बड़े हॉल होते थे। एक हॉल में 50 वर्कर, 60 वर्कर रहते थे एक हॉल में। इवन दे डिड नॉट हैव टॉयलेट्स, सड़क पार जाके टॉयलेट्स थे। तो इन द विंटर्स जब रशिया में टेम्परेचर वॉज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, 4 मंजिल 3 मंजिल से नीचे उतर के आना पड़ता था। दे हैड टू क्रॉस द रोड और वहां पर जाके एक पब्लिक टॉयलेट को यूज करना पड़ता था बाय दीज वर्कर्स। तो लिविंग कंडीशंस बहुत हार्श थी, बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी। समझ रहे हैं? अब ऐसी कंडीशंस में रेवोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? यही तो है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन हुआ हो उसके पीछे 4 तरह के कॉजेज होते हैं। 4, दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन हुआ हो, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड इमीडिएट कॉजेज। ये 4 कॉजेज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इमीडिएट। इमीडिएट कॉज की तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये सभी जो कॉजेज हैं ये वो होते हैं जो धीरे धीरे बिल्डअप का काम करते हैं। आपको अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप एक बार में नहीं लड़ेंगे, कई दिनों तक उसकी छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगेंगी, आपके अंदर ही अंदर वो बातें बैठती रहेंगी, गुस्सा पनपता रहेगा और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब एक छोटी सी चिंगारी लगेगी और वो सारा गुस्सा बाहर फूट जाएगा। देयर विल बी एन वॉल्केनिक इरप्शन। वो हो रहा था यहां पर, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, दे वर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स। जैसे सबसे ज्यादा इज्जत मिलती थी मेटल वर्कर्स को, ये माना जाता था कि फैक्ट्री वर्कर्स में सबसे ऊपर है मेटल वर्कर्स, बिकॉज इट वाज बिलीव्ड कि टू बिकम अ मेटल वर्कर यू नीड मोर स्किल्स, यू शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग, ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप एक मेटल वर्कर बन सकते हैं। तो काफी इज्जत मिलती थी, है ना। तो किस गांव से हैं उस आधार पे, या आप किस तरह की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उस आधार पे, वर्कर्स वर ऑल्सो डिवाइडेड। अगर महिलाओं की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन, 31% ऑफ द एंटायर वर्क फोर्स फॉर द फैक्ट्रीज दे वर विमेन। लेकिन जेंडर बायस वॉज देयर, विमेन वर पेड लेस फॉर द सेम जॉब, for the same job, for the same number of working hours, women were paid less as compared to their male counterparts. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो people were very much going with problems of seasonal unemployment, financial crisis was there, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, लोग बड़ा परेशान थे, लोग बहुत परेशान थे। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे, इवन इफ वी टॉक अबाउट द फार्मर्स, द पीजेंट्स, अगर हम फार्मर्स की बात भी करते हैं, देखिए रशिया के जो फार्मर्स थे ना, ये बाकी कंट्रीज के या बाकी एम्पायर्स के फार्मर से काफी अलग थे। अगर हम रशियन फार्मर्स की बात करते हैं, दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर देयर लैंडलॉर्ड्स, दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर देयर नोबल्स। फ्रांस में ऐसा नहीं था, जर्मनी में ऐसा नहीं था, लेकिन रशिया में ऐसा था। फार्मर्स हैड एब्सोल्युटली नो रेस्पेक्ट फॉर देयर लैंडलॉर्ड्स, फॉर देयर नोबल्स, कोई रेस्पेक्ट नहीं था। और क्योंकि देखिए उसका रीजन भी है, ये जो नोबल्स थे ना, ये नोबल्स को इतनी जमीन मिली थी लोगों की वजह से नहीं, दे वर नॉट पॉपुलर, दीज नोबल्स अर्नड दीज वेल्थ, ये जो जमीन थी, ये जो जायदाद थी, इतना पैसा था, दे अर्नड ऑल दिस बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज टू द जार। राजा को अपनी सर्विसेज देते थे, राजा को कुछ सेना की जरूरत है, कुछ घोड़ों की जरूरत है, इस तरह से, और बदले में राजा उनको कुछ जागीर देता था, कुछ जमीन दे देता था कि लो, इस जमीन से जो भी रेवेन्यू होगा वो तुम्हारा होगा, तुम इस जमीन के अब मालिक हो। तो जमीन राजा से थ्रू मिली थी, लोगों में वो पॉपुलर नहीं थे, दीज लैंडलॉर्ड्स वर नॉट पॉपुलर अमंग्स द पीपल, अमंग्स द फार्मर्स। तो फार्मर्स हैड नो रेस्पेक्ट फॉर दीज लैंडलॉर्ड्स, फॉर दीज नोबल्स, कोई रेस्पेक्ट नहीं था।
समझ रहे हैं? बहुत बार तो ऐसा होता था, दे यूज टू रिफ्यूज टू पे द रेंट, कि हम तो रेंट नहीं देंगे। और बहुत बार तो देयर वर रिपोर्टिंग्स जहां पर दे मर्डर्ड द लैंडलॉर्ड्स। ये रशिया में हुआ है, किसानों ने लैंडलॉर्ड्स का खून कर दिया, कत्ल कर दिया। मतलब 1902 के अंदर ऐसे हादसे साउथ रशिया में बहुत हुए, एंड बाय 1905 ऑल ओवर रशिया इस तरह के मर्डर्स बहुत हुए हैं। एक और खास बात अबाउट द रशियन फार्मर्स, रशियन जो फार्मर्स थे दे यूज टू पूल देयर लैंड पीरियोडिकली। जो उनका मीर था यूज टू डिवाइड देयर लैंड, they used to pool their land, they used to collectivize their land and then do the farming, है ना? collectivized farming थी वहां पर, जो फ्रांस में या जर्मनी में नहीं थी या बाकी वेस्टर्न यूरोप में नहीं थी। रशिया में ये फीचर देखने के लिए मिलता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट कुड बी सीन इन रशिया या अमंगस्ट द रशियन फार्मर्स। अब देखिए यहां से शुरुआत होती है सोशलिज्म की। वैसे तो 1914 से पहले तक रशिया में किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था, लेकिन इसके बावजूद रशिया में दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी बन गई। 1898 में रशिया की पहली पार्टी बनती है इन 1898, और इस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। नाउ प्लीज माइंड द वर्ड वर्कर्स पार्टी, क्योंकि इट वाज फॉर्म्ड बाय फैक्ट्री वर्कर्स। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898, और ठीक 2 साल बाद इन 1900 एक और पार्टी बन गई। ठीक 2 साल बाद एक और पार्टी बनी जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये पार्टी फार्मर्स के लिए बनी थी, पीजेंट्स के लिए बनी थी। तो दो पार्टीज बन गई। पहली थी 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और 1900 में एक पार्टी बनी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो फार्मर्स के लिए बनी। अब ये दो पार्टीज का सारा खेल है पूरे रेवोल्यूशन में। वैसे तो ये दो पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा हार्मनी नहीं थी, कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। वर्कर पार्टी का या सोशल डेमोक्रेट्स का यह कहना था कि रेवोल्यूशन तो हम लाएंगे। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, जो फार्मर्स हैं, ये सोशलिस्ट नहीं हैं, हम ज्यादा यूनाइटेड हैं, हम ज्यादा सोशलिस्ट हैं, रेवोल्यूशन तो हम ही ला पाएंगे। और इन्हीं का एक लीडर था जिसका नाम था लेनिन। अब ये नाम सर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ स्लाइड्स में दिस विल बी द हीरो ऑफ दोज इवेंट्स, व्लादिमीर लेनिन। देयर लीडर वॉज व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने कहा कि ये जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट दैट मच यूनाइटेड जितना वर्कर्स हैं, है ना? वी आर नेचुरली सोशलिस्ट। लेकिन देखिए लेनिन की एक बात ऐसी थी जिसकी वजह से ये वर्कर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए। लेनिन ने कहा कि ये जो हमारी पार्टी है इट शुड नॉट बी ओपन टू ऑल, इट्स आवर ड्यूटी टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द पार्टी, इट्स आवर ड्यूटी टू डिसाइड द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मेंबर्स इन द पार्टी। कि हमारी पार्टी में कौन लोग होंगे ये डिसाइड करना हमारा काम है। इट शुड बी डिसिप्लिन्ड, है ना? द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ द मेंबर्स इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टी मेंबर्स। अब लेनिन के सपोर्टर्स को कहा गया बोल्शेविक्स। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का यह कहना था कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, और इन्हें कहा गया मेंशेविक्स। समझ रहे हो? इन्हें कहा गया मेंशेविक्स। तो ये दो पार्ट्स में वर्कर्स डिवाइड हो गए। एक तरफ तो थे लेनिन के सपोर्टर्स जिन्हें कहा गया बोल्शेविक्स, और दूसरी तरफ वो लोग जो लेनिन की बातों से सहमत नहीं थे, अग्रीड नहीं थे, उन्हें कहा गया मेंशेविक्स। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। एक्चुअली में जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वैसे तो रशियन रेवोल्यूशन के दो पार्ट्स हैं। एक्चुअली में वी कैन डिवाइड द रशियन रेवोल्यूशन इनटू टू पार्ट्स, February 1917 एंड अक्टूबर 1917। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि रशियन रेवोल्यूशन दो नहीं 3 पार्ट्स में हुआ है। ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ओपिनियन है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि रशियन रेवोल्यूशन 2 पार्ट्स में नहीं हुआ है, 3 पार्ट्स में हुआ है। क्योंकि इससे पहले एक और रिवॉल्ट रशिया में हुआ 1905, रेवोल्यूशन ऑफ 1905।
तो मुझे ऐसा लगता है कि रशियन रेवोल्यूशन 3 पार्ट्स में हुआ है। 1905 का रेवोल्यूशन बहुत छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बहुत छोटा रेवोल्यूशन था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बारूद में चिंगारी लगाने का काम इसी का था। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जैसे इंडिया में वी हैव गॉट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या द रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वो फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है कि वहां से लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था एक बड़े स्केल पर। मुझे लगता है द सेम इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू 1905 रेवोल्यूशन इन रशियन हिस्ट्री। क्या हुआ देखिए, रशिया वॉज ऑलवेज रूल्ड बाय ऑटोक्रेसी, है ना। यहां पर तो राजा का अधिकार था, उसकी पावर्स, कोई पार्लियामेंट नहीं था। जार वॉज नेवर अंडर द कंट्रोल ऑफ सम पार्लियामेंट, उसका जो मन किया उसने किया। अब 2 पार्टीज बन चुकी थी। 1898 में सोशल डेमोक्रेट्स आ गए और 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज आ गए। ये 2 बातें हो चुकी थी, है ना। सो दीज पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन इन रशिया, कि एक संविधान होना चाहिए, देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ राजा के पास अधिकार नहीं है कि जो मन में आया वो किया, देयर शुड बी अ वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन। और मोनार्की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र, कि संविधान में जो लिखा है उसी तरह से काम होगा। सो नेशनलिस्ट पीपल वर सपोर्टिंग दिस। और एक और कम्युनिटी थी जिनको कहा गया जदीदिस्ट, ये ध्यान रखिएगा। देयर वॉज वन मोर कम्युनिटी जिन्हें कहा गया जदीदिस्ट। जदीदिस्ट बेसिकली वो लोग थे, देखिए जरा, जदीदिस्ट were basically those people who wanted to modernize Islam. They wanted to bring some reforms in Islam. रशियन एम्पायर में वो एरियाज जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो ये वो मुस्लिम्स थे who wanted to modernize Islam, who wanted to bring some reforms in Islam. जदीदिस्ट, इन्होंने भी सपोर्ट किया कि बिल्कुल सही बात है, देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो होना ही चाहिए। समझ रहे हो, ये तो होना चाहिए, जदीदिस्ट। तो अल्टीमेटली देखिए हुआ क्या। इन द ईयर 1904 महंगाई बढ़ती जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, और जो वर्कर्स की वेजेस थी, जो मजदूरी थी, वो कम होती जा रही थी ऑलमोस्ट बाय 20%। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, prices were increasing and on the other hand the wages of the workers ये कम हो रही थी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इट विल डिक्लाइन, है ना। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरेगा, वो कम होगा, लोग भुखमरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। पीपल विल एक्सपीरियंस लैक ऑफ न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्रिशन, सबसिस्टेंस क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए इस दौरान लोग गरमाए हुए तो थे, गुस्सा तो हुए हुए थे, उनके अंदर गुस्सा तो भरा हुआ था। 1904 में क्या होता है, देयर वाज अ फैक्ट्री जिसका नाम था पिटलोव आयरन वर्क्स। पिटलोव आयरन वर्क्स, इस पिटलोव आयरन वर्क्स की फैक्ट्री में 1905 में 4 वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। 4 वर्कर्स वर सस्पेंडेड फ्रॉम देयर जॉब इन पिटलोव आयरन वर्क्स। और ये चारों वर्कर्स असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के मेंबर थे, एक एसोसिएशन के, एक असेंबली के मेंबर्स थे जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। जैसे ही इन चारों को इनकी जॉब से डिसमिस किया गया, जैसे ही डिसमिस किया गया, इनके सपोर्ट में बाकी वर्कर्स भी हड़ताल में बैठ गए, स्ट्राइक पर चले गए। इन सेंट पीटर्सबर्ग, लेट मी टेल यू सर, इन सेंट पीटर्सबर्ग more than 1 lakh workers went on strike, more than 1 lakh workers, and they started demanding better wages, they started demanding less number of working hours, they started demanding better working conditions, better living conditions। समझ रहे हैं? अब प्रोटेस्ट चल रहा था, विरोध चल रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ वर्कर्स का बैंड था जिसको लीड कर रहे थे फादर गेपॉन नाम के व्यक्ति। एक प्रोसेशन था, एक जुलूस निकल रहा था जिसको लीड कर रहे थे फादर गेपॉन। अब ये लीड करते करते चलते चलते पहुंच गए राजा के महल के पास, नियर द विंटर पैलेस।
और जैसे ही राजा के महल के पास पहुंचे तो इनके ऊपर पुलिस ने अटैक कर दिया. दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस एंड दिस वाज अ वेरी वॉयलेंट अटैक. इस अटैक में ऑलमोस्ट 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अराउंड 300 वर्कर्स वर सीरियसली इंजर्ड. दे वर वुंडेड. लगभग 100 वर्कर्स तो मारे गए और 300 वर्कर्स जख्मी हो गए, बुरी तरह से घायल हो गए. और इस इवेंट को कहा गया ब्लडी संडे, खूनी रविवार. ब्लडी संडे, ब्लडी संडे. एंड दिस ब्लडी संडे मार्क्स, it was responsible, it was the immediate cause of the revolution of 1905. मैंने कहा ना, रेवोल्यूशन कोई भी हो एक फाइनल धक्का चाहिए होता है कि लोहा गर्म है, आपको तो बस हथौड़े से चोट करनी है. जो हथौड़े की चोट थी वो ब्लडी संडे थी कि परेशान भी हम हैं, भूखमरी भी हम में फैली हुई है, गरीब भी हम हैं, लाचार भी हम हैं, काम भी हम कर रहे हैं, टैक्स भी हम दे रहे हैं और तुम मारोगे भी हमें. हम विरोध भी नहीं करेंगे. 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वर इंजर्ड. तो फिर तो सर महाभारत तो होगी, महाभारत तो फिर होगी. कि ठीक है, हो सकता है हमारी गलती हो सकता है गलती तुम्हारी भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हस्तिनापुर राज सिंहासन के सामने घर की कुल वधू को खींच लाओ बाल पकड़कर और उसको सबके सामने उसका चीरहरण करो. महाभारत तो होगी सर. ये वर्कर्स, लेबरर्स, फार्मर्स, इनका चीरहरण ही तो हो रहा था, चीरहरण हो रहा था. और हस्तिनापुर राज सिंहासन जैसे मौन था, वैसे ही ये जार निकोलस सेकंड, ये भी तो चुप था. तो महाभारत तो होगी और महाभारत हुई. द रेवोल्यूशन ऑफ 1905, अल्टीमेटली पूरे रशिया में सर स्ट्राइक्स वर गोइंग ऑन, स्ट्राइक्स. यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स बाहर निकल के आने लगे. लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब लोगों ने सपोर्ट किया. बिल्कुल बहुत बड़े स्केल पर रेवोल्यूशन हुआ, ये बहुत बड़े स्केल पर पूरे रशिया में. एंड अल्टीमेटली दे डिमांडेड अ पार्लियामेंट कि भैया एक पार्लियामेंट चाहिए, एक पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा. सब कुछ राजा के हाथ में नहीं हो सकता. द एंटायर पावर कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ दिस इंडिविजुअल, जिसको हम राजा कहते हैं. राजा भी घबरा गया. इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्केल पर रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, लोग विरोध कर देंगे. ये उम्मीद नहीं थी. तो अल्टीमेटली किंग एक्सेप्टेड. अब राजा को तो अपनी पड़ी थी कि भैया गलती हो गई, क्या चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, बना लो. So Tsar allowed the creation of an elected parliament, जिसे कहा गया ड्यूमा. इलेक्टेड पार्लियामेंट, इलेक्टेड. ऑलराइट. हाँ, ये सच है, ये सच है कि बहुत सारी कमिटीज ऐसी थी जो अनऑफिशियल तरीके से काम कर रही थी, इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया. काफी सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शंस लग गए. इवन राजा को इस ड्यूमा की आदत नहीं थी. यार ठीक है, राजा ने अपने आप को बचाने के लिए कह तो दिया कि बना लो पार्लियामेंट, लेकिन अब दिस पार्लियामेंट डायरेक्टली चैलेंज्ड, दिस डिसीजन डायरेक्टली चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ द किंग. हजारों सालों से जो परिवार, जो राजतंत्र लोगों पर राज कर रहा है, जो राज सत्ता उनके हाथ में है, वो छिन रही है. क्योंकि अब ये पार्लियामेंट क्या करेगा, राजा के डिसीजंस को चैलेंज करेगा, काउंटर करेगा, क्वेश्चन करेगा. नाउ द किंग वाज बाउंड टू डिस्कस विद द पार्लियामेंट बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग. कुछ भी निर्णय लेने से पहले पार्लियामेंट से बात करनी पड़ेगी. वो राजा को आदत नहीं थी, वो राजा को आदत नहीं थी. सो एक्चुअली में जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days और सेकेंड ड्यूमा चुनी. ही री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months और बाद में सेकेंड ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया. एंड देन ही इलेक्टेड द थर्ड ड्यूमा. और थर्ड ड्यूमा में उसने थोड़ा सा बदलाव किया. उसने कहा ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव्स कैन बी द मेंबर्स ऑफ ड्यूमा, ओनली कंजर्वेटिव्स. क्योंकि उसे पता था, हमने पढ़ा था ना, कंजर्वेटिव्स तो फेवर ही कर रहे थे राजा का. तो थर्ड ड्यूमा से उसने कहा कि ओनली कंजर्वेटिव्स कैन बी अ पार्ट ऑफ ड्यूमा, लिबरल्स नहीं होंगे, रेडिकल्स नहीं होंगे, है ना. तो ये गड़बड़ कर दिया राजा ने. अगर यहीं से सुधर जाता
एक मौका मिला था सुधरने के लिए कि ठीक है यार, पार्लियामेंट बन गया है, लोगों की बात मुझे माननी चाहिए। सुधरने का मौका मिला था, नहीं सुधरा, तो ठीक है, अभी तो महाभारत बाकी है, एक्चुअल रेवोल्यूशन होना तो अभी बाकी है। 1914 में होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जिनको नहीं पता है, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, 1914 से 1918 दिस वाज द टाइमलाइन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेजरली दो ग्रुप्स थे। एक तरफ थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, ये सब थे। दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, जिसको हम उस वक्त ऑटोमन एम्पायर कहते थे, ये सब थे इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जार निकोलस ने पार्टिसिपेट किया, जार निकोलस सेकंड ने पार्टिसिपेट किया। ये वॉर बहुत बड़े स्केल पर हुआ था। ये दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल वॉर था, मॉडर्न वॉरफेयर था। ये ऐसा वॉर था जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर्स आपस में लड़ रही थी। इसमें लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा था। अब जैसे जैसे ये वॉर बढ़ा, जार ने कहा कि मैं किसी पार्लियामेंट से कुछ भी कंसल्ट नहीं करूंगा। हाँ, इस वॉर में एक बड़ी बात हुई थी, वो ध्यान रखिएगा। रशिया की कैपिटल का नाम था, द नेम ऑफ रशियन कैपिटल दैट वाज सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया था, क्योंकि रशिया वाज मेजरली फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया मेजरली जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था और खुद की कैपिटल का नाम ही जर्मन था। सेंट पीटर्सबर्ग वाज अ जर्मन नेम। तो तुम जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे हो और तुम्हारी कैपिटल का नाम ही जर्मन है, इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग की जगह पेट्रोग्राड लिखा आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिस वाज द चेंज इन द नेम। राजा की प्रॉब्लम ये थी सर कि ये और इसकी वाइफ, प्रॉब्लम ये थी कि राजा के पास दो एडवाइजर्स थे, सलाहकार, उसको सलाह देने वाले। पहला तो उसकी वाइफ जारीना अलेक्जेंड्रा, ये बहुत मूर्ख औरत थी, शी वॉज एन इडियट। और दूसरा एडवाइजर था रासपुतिन, ही वॉज अ मंक। मंक तो नहीं कहना चाहिए, जादूगर टाइप का आदमी था ये, थोड़ा जादू वादू करता था। राजा के कोर्ट में जादू वादू करता था। अब ऐसे दो लोग तुम्हारे एडवाइजर हैं, जिन्हें एम्पायर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, वॉर एंड पीस के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ नहीं पता है, ये तुम्हें एडवाइस करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपकी नाव दो अंधों के भरोसे है तो आप डूबेंगे। महाभारत पढ़िए सर का भैया आप, पता नहीं क्यों, एक तो महाभारत ना आम लोगों के लिए है ही नहीं। अक्सर हमारे घरों में कहा जाता है कि बेटा महाभारत मत पढ़ना, घर में रामायण पढ़ो, रामायण। महाभारत मत पढ़ो, घर में लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि महाभारत समझने के लिए आपको हाई सेंस ऑफ मैच्योरिटी की जरूरत है। ये महाभारत आम लोगों के लिए है ही नहीं सर, समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। आप पढ़िए कभी महाभारत, आपको लगता नहीं है कौरव, हाँ 100 भाई और इतनी बड़ी सेना, ये हार जाते? महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, लेकिन युद्ध हुआ क्योंकि ये दो अंधों के भरोसे थे, धृतराष्ट्र एंड गांधारी। धृतराष्ट्र एंड गांधारी हार नहीं थे। ये जारीना अलेक्जेंड्रा और रासपुतिन, जार निकोलस के दो एडवाइजर्स और दोनों अंधे। इनको कोई समझ नहीं थी अबाउट एम्पायर, इकोनॉमी, वॉर एंड पीस, इंटरनेशनल रिलेशंस, अलायंसेस, कुछ नहीं पता था। बस राजा को जो बोल दिया राजा ने वो मान लिया। जार निकोलस सेकंड वाज अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ जारीना अलेक्जेंड्रा। और ये रासपुतिन, इसका काम था कोर्ट में कुछ जादू दिखा दिया तो लगा कि इसके पास कुछ दैवीय शक्ति है, ही हैज गॉट सम डिवाइन पावर्स। अरे रासपुतिन जी बैठिए बैठिए बैठिए, हमारे को आप हमसे, हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अगर हो तो बीरबल जैसा हो, बीरबल। बीरबल जब पहली बार अकबर मिला बीरबल से, पंडित महेश दास, आप कहानी पढ़िए कभी, हाउ बीरबल एंटर्ड द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर बहुत इंस्पायर्ड था और बहुत इंप्रेस था पंडित महेश दास की सूझबूझ से।
लेकिन ही वॉज अ नॉन रॉयल्टी, और मुगल कोर्ट का नियम था, इट वॉज द रूल फॉर द मुगल कोर्ट रूम कि नॉन रॉयल्टी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ हिज टीम ऑफ एडवाइजर्स। उसकी जो सलाहकार समिति थी उसमें कोई नॉन रॉयल्टी नहीं हो सकता है। एंड पंडित महेश दास वॉज अ नॉन रॉयल्टी। वो रॉयल बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन समझदार बहुत था, और अकबर को पता था कि इसको लाना है। अगर मैं इसको ले आया तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। तो अकबर ने एक दिन अपने कोर्ट रूम में कहा कि मैं पंडित महेश दास को इस कोर्ट में बिठाना चाहता हूं, बताइए क्या कर सकते हैं। तो उस कोर्ट में एक और व्यक्ति था, उसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। एंड मुल्ला दो प्याजा वॉज ऑल्सो अ वेरी क्लेवर मैन। वो उसको पता था कि अगर ये यहां पे आ गया तो मेरा जो लेवल है वो कम हो जाएगा, राजा के सामने जो मेरी इज्जत है वो कम हो जाएगी, ये मेरी जगह ले लेगा। तो मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि बिल्कुल साहब, बिल्कुल सरकार, हुजूर, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट देना होगा, सरप्राइज टेस्ट, और वो टेस्ट मैं लूंगा, है ना, चुनौती तो होगी। तो बोले ठीक है, पंडित महेश दास तैयार हो टेस्ट दे? और बिल्कुल तैयार है, सब रिवाइज कर लिया है, सारे फॉर्मूले रट लिए हैं, सब नोट वोट्स बना लिए हैं सर, बिल्कुल तैयार है, ले लो टेस्ट। तो मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि एक सवाल का जवाब देना होगा, अगर दे दिया तो कुर्सी तुम्हारी, और नहीं तो यहीं से लौट जाना। अरे बोले पूछो। बोले ये बताओ कि इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है। अब यार ये कौन बता सकता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है? या तो जो है इंसान उसे पता है, या भगवान को पता है। ये तीसरा इंसान कैसे बता देगा कि किसी के मन में क्या चल रहा है? फंस गया पंडित महेश दास कि यार ये क्या बताएं पूरा कोर्ट रूम कि यार मुल्ला दो प्याजा बहुत बहुत चतुर है, ऐसा सवाल पूछा है कि इसका जवाब ही देना मुश्किल है, नामुमकिन जवाब है इसका। ये कैसे बता दोगे कि उसके मन में क्या चल रहा है? बोले बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। तो पंडित महेश दास ने कहा कि सरकार, आपके मन में यह चल रहा है कि अकबर पूरी दुनिया पर शासन करे, पूरी दुनिया पर राज करे, मुगल सल्तनत पूरी दुनिया में छा जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, दुनिया की जो सबसे खूबसूरत स्त्रियां हैं वो अकबर की रानी हो, अकबर की ख्याति पूरी दुनिया में हो, पूरी दुनिया अकबर को अपना सम्राट माने। अब मुल्ला दो प्याजा फंस गया। अगर कह दिया कि हाँ सही कह रहा है तो बीरबल को बिठाना पड़ेगा कोर्ट रूम में, और बोला कि नहीं तो अकबर गला काट देगा। अब अकबर ने देखा मुल्ला दो प्याजा की तरफ कि हाँ भाई सही कह रहा है, अब जान तो सबको प्यारी है। अरे बोलो हुजूर बिल्कुल सही कह रहा है, हम यही सोच रहे हैं कि आप दुनिया के सम्राट बन जाएं, पूरी दुनिया में मुगल सल्तनत का दबदबा हो, पूरी दुनिया की जो स्त्रियां हैं वो आपकी रानियां हो। पंडित महेश दास, he becomes बीरबल and he sits as the chief minister of अकबर। और जहां जहां अकबर का नाम आएगा वहां वहां बीरबल का नाम ऐड हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर होना चाहिए बीरबल जैसा। ये रासपुतिन, ये इनके एडवाइजर थे, समझ रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। इनिशियली तो सर जर्मनी ने रशिया को बहुत मारा, मतलब अल्टीमेटली 19 आई शुड से 16 तक, 1916 तक या इवन कुछ हद तक 17 तक भी रशियन आर्मी वाज लूजिंग वेरी बैडली। क्या मारा जर्मनी ने, ऑस्ट्रियन दौड़ा दौड़ा कर मारा सर, भिगो भिगो कर मारा इनको। तो फ्रॉम 1914 टू 1916 बहुत बुरा मारा। देयर वर अराउंड 7 मिलियन कैजुअलिटीज। रशियन आर्मी को वापस भागना पड़ा था, दे हैड टू रिट्रीट बैक। रशियन आर्मी वापस भागना पड़ा था। मतलब एक टाइम तो ये आ गया था कि रशिया को पता था, रशियन आर्मी को पता था कि जर्मनी वाले हमें दौड़ाकर मार रहे हैं यार, पीछे भाग रहे हैं हमारे। तो रशिया में जब वापस आए तो रशिया के बॉर्डर पे आग लगा दिया ताकि जर्मन आर्मी, द आर्मी ऑफ ओपोनेंट्स, वो अंदर ना आ सके। अपने ही बॉर्डर पे आग लगानी पड़ी। दे डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, द बिल्डिंग्स, समझ रहे हो ना, ताकि एनिमी की आर्मी रशिया में ना घुस सके। इवन उनको रिसोर्सेज ना मिले, कुछ खाने पीने के लिए ना मिले, तो खेतों में आग लगा दिया।
ये हाल था, जर्मनी ने इतना मारा था। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन अराउंड 3 मिलियन पीपल बिकेम रेफ्यूजीज। 3 मिलियन मीन्स 30 लाख, 30 लाख लोग खुद के देश में रेफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए। किसी का खेत जला दिया, किसी के घर जला दिया, बिल्डिंग जला दिया। तो इनिशियली तो रशिया को बहुत मारा था यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो तो बाद में अमेरिका आ गया वॉर के अंदर, तो ये बच गए। समझ रहे हो? एंड एक्चुअली इस वॉर की वजह से रशिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि सारे रिसोर्सेज, सारा पैसा रशिया का कहां लग रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो, पहला तो रीजन ये था कि रशियन फैक्ट्रीज के लिए जो भी रॉ मटेरियल आता था वो बाल्टिक सी से आता था, और बाल्टिक सी पर जर्मन कंट्रोल था, जर्मनी का अधिकार था। जर्मनी ने बाल्टिक सी से रशिया के लिए जो भी शिप्स जा रहे थे, जहाज जा रहे थे रॉ मटेरियल लेकर, उनको रोक दिया। तो रशियन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया। ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन होने लगा रशिया के अंदर। इवन बाय 1916 रशियन रेलवे लाइंस दे वर एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन। ठीक है। लेबर शॉर्टेज हो गई, लोग बन रहे थे, लोग न केवल मर रहे थे, लेबरर्स को, फार्मर्स को रशियन आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना? बहुत ज्यादा शहरों के अंदर ब्रेड, फ्लावर, इन सब की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई। तो अल्टीमेटली रशिया के अंदर फूड राइट्स होने लगे, फूड राइट्स। अल्टीमेटली फूड राइट्स होने लगे, खाने को लेकर दंगे होने लगे। अब आप ये देखिए कि रशिया बाहर भी लड़ रहा है और अंदर भी लड़ रहा है। तुम एक एक्सटर्नल एनिमी से भी लड़ रहे हो, वहां भी उलझे हुए हो, और घर के अंदर भी लड़ाइयां हो रही हैं। तो तुम पहले भी कमजोर थे और कमजोर हो गए और कमजोर हो गए। तुम जितना कमजोर होते जाओगे, परेशानियां तुम्हें और घेर लेंगी, परेशानियां और घेर लेंगी। तो ना केवल बाहर लड़ रहे थे इन द वर्ल्ड वॉर, घर के अंदर भी फूड राइट्स हो रहे हैं, लोग खाने पीने को लेकर दंगे कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है ना सर, इस तरह की ऐसी ही सिचुएशंस आर वेरी मच ससेप्टेबल फॉर अ रेवोल्यूशन। अगर देश में हार्मनी रहेगी, पीस रहेगा, तो रेवोल्यूशन होना आसान नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशंस जो बहुत ही ज्यादा सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करती हैं, रेवोल्यूशन तो होगा, क्यों नहीं होगा रेवोल्यूशन? और यहीं से शुरुआत होती है रशियन रेवोल्यूशन की। देखिए 1917 की जो विंटर्स थी, रशियन कैपिटल, जिसे हम पेट्रोग्राड कहेंगे अब से, सेंट पीटर्सबर्ग नहीं कहेंगे, नाम बदल गया था। तो बाय द विंटर्स ऑफ 1917 इन पेट्रोग्राड खाने पीने की कमी होने लगी, फूड ग्रेन्स की कमी होने लगी इन द वर्कर क्वार्टर्स, इन द फैक्ट्रीज। देखिए पेट्रोग्राड के बीच में एक नदी थी, उसका नाम था रिवर नीवा। इन पेट्रोग्राड देयर वाज अ रिवर जिसका नाम था रिवर नीवा। अब रिवर नीवा के राइट साइड में, राइट बैंक पर वर्कर क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, और लेफ्ट साइड पे, ऑन द लेफ्ट बैंक, राजा का महल था, विंटर पैलेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, इवन ड्यूमा की भी बिल्डिंग वहीं पर थी, है ना? तो पूरा शहर दो पार्ट्स में था, बीच में रिवर नीवा है, नीवा नदी है, उसके राइट साइड में फैक्ट्रीज हैं, वर्कर के क्वार्टर्स हैं, लेफ्ट साइड में राजा का महल है, विंटर पैलेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ड्यूमा की भी बिल्डिंग वहीं पर है। ये पेट्रोग्राड का सेटअप था। फैक्ट्रीज में, वर्कर क्वार्टर्स में खाने पीने की कमी हो रही थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर हम फरवरी 1917 की बात करते हैं, तो देयर वाज एक्यूट फूड शॉर्टेज इन द वर्कर क्वार्टर्स। वर्कर्स के बच्चे, उनके परिवार भूखमरी से मरने लगे, भूखे मरने लगे। और अल्टीमेटली सर देखिए, एक बार के लिए हम मान सकते हैं कि कोई इंसान एक इंसान कपड़े के बिना जिंदा रह सकता है, घर के बिना भी सरवाइव कर जाएगा, लेकिन खाने के बिना नहीं सरवाइव कर पाएगा। ये तो सबसे प्रिमिटिव नीड है, सबसे बेसिक नीड है, सबसे बेसिक जरूरत है एक लिविंग क्रिएचर की, कि कुछ खाने के लिए चाहिए। जब लोग इस वजह से मरने लगे कि खाने को नहीं है, तो फिर लोग मरने मारने को तैयार हो जाएंगे सर, क्योंकि मरना तो वैसे भी है, किसी को मार के मरेंगे। समझ रहे हैं? इसी को तो कहते हैं फूड राइट्स।
तो वर्कर क्वार्टर्स में खाने पीने की कमी होने लगी। जार ने कहा कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं रोकूंगा, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। इवन जार ने ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर दिया। ही हैड डिजायर टू डिसॉल्व ड्यूमा कि भैया अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दूंगा, मैं पार्लियामेंट को भी सस्पेंड कर दूंगा। अब देखिए हुआ क्या, 25 फरवरी जार सस्पेंडेड ड्यूमा, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। अल्टीमेटली ऑन 26 डेमोन्स्ट्रेटर्स सड़कों पर उतर आए। 27 फरवरी को पुलिस ने सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर्स पे भी हमला हुआ। पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स, गिव अस ब्रेड, गिव अस वेजेस, गिव अस बेटर वर्क। लोग बहुत हंगामा कर रहे थे यार, और क्यों ना करेंगे, क्यों ना करेंगे। तो किंग कॉल्ड हिज कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, जो सेना के अंदर घुड़सवार होते हैं, जो घोड़े पर सेना को लीड करते हैं, वो कैवलरी होती है। तो किंग कॉल्ड हिज कैवलरी और कहा कि भैया संभालो इनको, मारो इनको वर्कर्स को, ये सड़कों पर उतर आए हैं, कर्फ्यू लगा दो, ये मेरे महल के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारो इनको। लेकिन सोल्जर्स को भी पता था कि यार गलती वर्कर्स की नहीं है, गलती राजा की ही है। Even these soldiers supported the factory workers. They refused to attack. They refused to fire. And ultimately, ये soldiers ने workers के साथ हाथ मिला लिया. These soldiers, they joined hands with the demonstrating workers, striking workers, and they formed a Soviet, जिसे कहा गया Petrograd Soviet. Soldiers and demonstrating workers, they joined their hands to form a Soviet जिसका नाम था पेट्रोग्राड सोवियत। सोल्जर्स और वर्कर्स ने मिलकर ड्यूमा में पेट्रोग्राड सोवियत बनाया। एंड दिस वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग कि भैया अब तेरा नंबर है। अब तो फैक्ट्री वर्कर्स और सोल्जर्स जो राजा की सबसे प्रिंसिपल पावर थी वो भी वर्कर्स की तरफ हैं। अब तू अकेला बैठा है सिंहासन पर, तो तू प्यार से जाएगा या मार के उतारे? बोले नहीं नहीं, प्यार से ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं। सो अल्टीमेटली Tsar was forced, he was forced to abdicate. He was abdicated on 2nd of March. इसको पदोन्नत कर दिया, इसको सिंहासन से उतार दिया। He was abdicated from the throne of Russian Empire on 2nd of March. ध्यान रखिएगा ये। और इसके बाद सोवियत लीडर्स, सोवियत में ध्यान रखिएगा दो लोग थे, एक तो वर्कर्स और एक सोल्जर्स। तो सोवियत लीडर्स एंड द लीडर्स ऑफ ड्यूमा, द लीडर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इन्होंने मिलकर एक सरकार बनाई जिसे कहा गया प्रोविजनल गवर्नमेंट। अ टेम्पररी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, और ये डिसाइड किया कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका काम होगा रशिया के लिए संविधान बनाना, एंड द इलेक्शंस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर एडल्ट व्यक्ति को, हर वयस्क को वोट देने का अधिकार, मताधिकार दिया जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर हम रेवोल्यूशन ऑफ 1917, अगर हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सर मैंने पहले भी कहा था, हर रेवोल्यूशन का एक इमीडिएट कॉज होता है और एक आउटकम होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं 1905 के रेवोल्यूशन की बात करता हूं, इसका इमीडिएट कॉज क्या था? ब्लडी संडे था। और इसका आउटकम क्या था? इस रेवोल्यूशन का आउटकम क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा, क्रिएशन ऑफ ड्यूमा। सिमिलरली अगर मैं रेवोल्यूशन ऑफ 1917 की बात करता हूं, इसका इमीडिएट कॉज क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से फूड शॉर्टेज हो गई, और इसका आउटकम क्या था? एब्डिकेशन ऑफ जार, है ना, राजा को पदोन्नत कर दिया, एब्डिकेशन ऑफ जार। हर रेवोल्यूशन का कुछ ना कुछ इमीडिएट कॉज और उसका कुछ ना कुछ आउटकम जरूर होगा। समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखिएगा।
तो अल्टीमेटली पेट्रोग्राड सोवियत जॉइंड हैंड्स विद ड्यूमा एंड दे फॉर्म्ड अ टेम्पररी गवर्नमेंट जिसे कहा गया प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनका काफी कंट्रोल था प्रोविजनल गवर्नमेंट में, इनका काफी एक इन्फ्लुएंस था, है ना। हाँ, ये सच है कि पब्लिक मीटिंग्स पर, एसोसिएशंस पर जिस तरह की रेस्ट्रिक्शंस थी, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। और पेट्रोग्रेड सोवियत की तरह बाकी सोवियत भी बनने लगी पूरे रशिया के अंदर। लेकिन अब मैंने जिस आदमी के बारे में आपसे बात की थी और कहा था ये लौट आएगा, February 1917 रेवोल्यूशन हुआ, मार्च 1917 एब्डिकेशन ऑफ जार एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, एंड अप्रैल 1917 बॉयज एंड गर्ल्स, अ मैन, अ लीडर रिटर्न्ड टू रशिया जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। अगर आपको याद हो, ही वॉज द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन। अब जैसे ही लेनिन आता है, वो देखता है कि यार ये क्या हुआ, हम तो सोचे थे रशिया में रेवोल्यूशन करेंगे, रशिया के लोगों का दिल जीतेंगे, राजा को हटाएंगे और खुद एक सरकार बनाएंगे। रेवोल्यूशन तो हो गया, राजा भी हट गया, लेकिन सरकार बनाई किसने? सोवियत ने। सरकार बनाई किसने? ड्यूमा ने। तो हमें क्या मिला? बाबा जी का घंटा। ये सपना तो लेनिन का था ना। लेनिन वांटेड टू बिकम द होल एंड सोल ऑफ रशिया, कि रशिया का राजा तो मुझे बनना है, रशिया का हीरो तो मुझे बनना है, रशियन रेवोल्यूशन तो मुझे लीड करना था। ये क्या हो गया? तो अल्टीमेटली सबसे पहले देखो सर, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी था लेनिन, ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कुछ जिंदगी में बड़ा अचीव करना है ना, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। टू विन बिग फाइट्स, टू विन बिग बैटल्स, फाइट्स नहीं, टू विन बिग बैटल्स यू रिक्वायर बिग पेशेंस। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़िए कभी। मुझे कभी कभार बड़ा ताज्जुब होता है और कभी कभार बड़ा अफसोस भी होता है कि कुछ ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, लीडर्स, कुछ ऐसे बड़े बड़े आइडल्स हैं जिनको देखकर हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। एनसीईआरटी उनके बारे में एक लाइन दो लाइन लिखती है। आज भी अगर कभी कभार पूछूं किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से या 9th के बच्चे से कि बेटा नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, कुछ 4-5 नाम बताओ जिन लीडर से तुम इंस्पायर्ड हो, तो बच्चे कहेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, यही सब नाम लेंगे, सुभाष चंद्र बोस। रोशन लाल का नाम कोई नहीं लेगा, बटुकेश्वर दत्त का नाम कोई नहीं लेगा, प्रफुल्ल चाकी का नाम कोई नहीं लेगा, अशफाकुल्ला खान का नाम कोई नहीं लेगा, खुदीराम बोस का नाम कोई नहीं लेगा। तो कभी कभार बड़ा ताज्जुब होता है कि ये नाम क्यों इनका जिक्र नहीं है, क्यों इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा किताबों में एक लाइन दो लाइन लिख दी जाती है। एक लाइन दो लाइन। शेर शाह सूरी एट द एज ऑफ 16 सपना देखा था कि एक दिन इस राज सिंहासन पर बैठूंगा, मुगल सल्तनत के सिंहासन पर बैठूंगा, एक दिन दिल्ली सल्तनत पर राज करूंगा। एट द एज ऑफ 16 ही ड्रीम्ड टू बिकम द एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एट द एज ऑफ 65-66, जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। पढ़ा है ना आपने, मुगल लीनियज को बीच में एक बार ब्रेक किया गया है, शेरशाह सूरी ने किया था। अब कोई सोच ले, यहां पर लोगों का एक अटेम्प्ट नहीं होता है जेई में, नीट में, लोग रोने लगते हैं, ओ हमारे नंबर कम आ गए सर, अगली बार हम अटेम्प्ट नहीं देंगे सर, हमसे नहीं होगा, हम ये हैं वो हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखने लगते हैं। मोटिवेशन सैनिकों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। मोटिवेशन दिया जाता है सैनिकों को बिफोर द वॉर। एक राजा को जरूरत नहीं है मोटिवेशनल वीडियो देखने की, मोटिवेशन की। एक राजा कहेगा मुझे मोटिवेशन दे दो। राजा वो व्यक्ति है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ, अंदर से मोटिवेशन आता है जिसके, वो राजा है। सैनिक होते हैं जिनको चाहिए बाहर से मोटिवेशन, कि मोटिवेशनल वीडियो दे दो, स्पीच सुना दो मोटिवेशनल। एक राजा इज ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ, कि ये मेरा सपना है और ये पूरा करना है।
At the age of 16 he dreamed of becoming the emperor of Delhi Sultanate. At the age of 65-66 he becomes the emperor. अब आप समझिए कि उस व्यक्ति को 50 साल लग गए अपना ड्रीम अचीव करने में. 50 years, आधी जिंदगी, आधी से भी ज्यादा उसने लगा दी टू फुलफिल हिज ड्रीम. लेकिन आप देखिए 50 साल लगा दिए टू रजिस्टर हिज नेम इन द गोल्डन पेजेस ऑफ हिस्ट्री. आज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा हुआ है सूर डायनेस्टी के राजा शेरशाह सूरी. बिग ड्रीम. वही लेनिन का हाल था. लेनिन ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना गेम खेलेंगे. अप्रैल 1917 वापस आया एंड ही गेव अप्रैल थीसिस. अप्रैल थीसिस. इस अप्रैल थीसिस में इसने 3 डिमांड रखी. 3 इसने कहा देखो 3 बातें हैं. पहला, इमीडिएटली रशिया शुड विड्रॉ फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया को बाहर आ जाना चाहिए. नंबर 1. ये तो पहली डिमांड थी. उसने कहा इमीडिएटली रशिया शुड कम आउट फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नंबर 1. नंबर 2, उसने कहा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, कि रशिया में जितने भी बैंक्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए. दे शुड ऑल कम अंडर गवर्नमेंट्स कंट्रोल. और तीसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. उसने कहा कि जितनी भी जमीन है ये किसानों को मिलनी चाहिए. द लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड. ये 3 बातें इसने कही. 3 बातें. इवन बोल्शेविक पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया. ही रीनेम्ड द पार्टी एज कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम चेंज कर दिया. और इसके बाद इसने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया. देखिए देखिए, बेसिकली रशिया वॉज रूल्ड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट, है ना. रशिया वॉज रूल्ड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट. धीरे 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 आप देखेंगे पूरे रशिया में फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड, ट्रेड यूनियंस वर फॉर्म्ड, या मुझे कहना चाहिए पहली बार रशिया में सोल्जर कमिटीज वर फॉर्म, जो रशिया में पहले कभी नहीं हुआ था. फॉर द फर्स्ट टाइम इन रशिया सोल्जर कमिटीज वर फॉर्म्ड. सोल्जर. इन जून around 500 Soviets were sent as representatives to all Russian Congress of Soviet. रशिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे. Soviets were formed, trade unions were formed, worker associations were formed, soldier committees were formed. समझ रहे? लेकिन आप देखेंगे after coming in of Lenin, after April thesis of Lenin, अब धीरे धीरे लेनिन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर्स, उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था. बोल्शेविक्स का दबदबा, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत बार कोशिश की गई टू अरेस्ट द बोल्शेविक लीडर्स. लेकिन बहुत बार ये कोशिश हुई. लेकिन लेनिन को क्लियर था कि उसे क्या करना है. लेनिन वॉज क्वाइट क्लियर. लेनिन ने कहा कि भैया जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. कोई बात नहीं, उसके लिए लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड. फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 1917 फार्मर्स ने भी लेनिन को अपना सपोर्ट दिया. फार्मर्स ने कहा सही बात है, जमीन तो हमें मिलनी चाहिए. दे स्टार्टेड सीजिंग द लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स. लेनिन का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा था. लेनिन का जो पब्लिक कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग हो रहा था. एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी लीडर स्ट्रांग इसलिए है, एक लीडर ही इसलिए है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं. लीडर का क्या मतलब है? वन हु लीड्स. नेता का क्या मतलब है? जो नेतृत्व करे वो नेता है. अब नेतृत्व अकेला तो करेगा नहीं, उसके पीछे 10, 15, 20, 50 लोग होंगे जिनको वो नेतृत्व जिनका करेगा, जिनको वो लीड करेगा. तो लेनिन अब एक लीडर के रूप में बाहर आ रहा था. पीपल वर हाईली इंस्पायर्ड ऑफ हिम. और लेनिन को पता था कि अब रेवोल्यूशन कैसे होगा. देखिए लेनिन ने क्या कहा, उसे पता था कि लोहा गर्म है और अब हथौड़ा मारना है. अब लोग मुझसे बहुत इंस्पायर हो चुके हैं, अब लोग मेरे साथ हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो इफेक्ट था वो कम हो रहा था. लेनिन ने ये कह दिया लोगों के सामने कि देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड नहीं है. इट इज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. और क्या पता ये एक दिन डिक्टेटरशिप सेटअप कर दे. Who knows, this might turn out to be dictatorial.
प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो in September 1917 he started asking the support। जैसे आप देखेंगे 16th of October 1917 लेनिन ने एक मीटिंग रखी पेट्रोग्राड सोवियत के साथ। ही हैड अ मीटिंग विद पेट्रोग्राड सोवियत, जहां पे उसने कहा कि देखो ऐसा है यार, तुम्हें भी पता है कि आज नहीं तो कल सरकार तो मेरी बनेगी, तो मान जाओ, मेरा साथ दो, इनको छोड़ दो, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट छोड़ दो। तो पेट्रोग्राड को भी पता था सोवियत को, यार बात तो ठीक है, आज नहीं तो कल सरकार तो यही बंदा बनाएगा, तो बेटर है हम इसका साथ दे दें। तो ही हैड अ मीटिंग विद पेट्रोग्राड सोवियत, और इन्होंने मिलकर एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बनाई जिसका लीडर था लियोन ट्रॉट्स्की। और ये कहा कि भैया लियोन ट्रॉट्स्की, अब जैसे ही रेवोल्यूशन होगा, अब जैसे ही एक अपराइजिंग होगी, इसकी जिम्मेदारी तू लेगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जैसे ही अपराइजिंग होगी, इट्स योर ड्यूटी टू सीज द पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और हुआ 24 अक्टूबर, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया केरेंस्की, उसको जब रियलाइज हुआ कि देयर इज सम ट्रबल, देयर इज सम डेंजर, he asked his army, he asked his troops to attack on Bolsheviks। तो इन्होंने क्या किया, they seized the buildings of 2 Bolshevik newspapers। 2 बोल्शेविक अखबारों की बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया, उनको सीज कर लिया। एंड एज अ रिटेलिएशन लियोन ट्रॉट्स्की या उसकी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने भी अटैक किया। एज अ रिटेलिएशन दे अटैक्ड टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को भी, उसका कंट्रोल भी सीज कर लिया ताकि रेवोल्यूशनरीज ज्यादा कुछ ना कर पाए। बट एज अ रिटेलिएशन रेवोल्यूशनरी कमेटी ने अटैक किया एंड ऑल द मिनिस्टर्स वर अरेस्टेड, द एंटायर गवर्नमेंट पावर वाज सीज्ड। इवन एक शिप था, एक जहाज था अरोरा, इसकी मदद से विंटर पैलेस पर भी अटैक किया गया। देयर वर शेलिंग्स ऑन विंटर पैलेस एंड बाय मिडनाइट, आधी रात होते होते लगभग पूरी सरकार उनके कंट्रोल में थी। एंटायर गवर्नमेंट एंड ऑल द मिनिस्टर्स सरेंडर्ड एंड अल्टीमेटली बाय दिसंबर मॉस्को से लेकर पेट्रोग्राड का पूरा एरिया was now under the control of Bolsheviks by December। इसे कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। और यहां से कहानी शुरू होती है किसकी, लेनिन की। एक बात बस ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात, कि जब आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो यहां पर डेट्स का थोड़ा हेर फेर है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में बिफोर 1 फरवरी 1918 रशिया जूलियन कैलेंडर फॉलो करता था, और इसके बाद दे स्टार्टेड फॉलोइंग ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो लगभग 13 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। एक छोटी सी बात बस यही याद रखनी है ना, ऑलमोस्ट 13 डेज का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि 22 फरवरी इट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आप सोचेंगे कि 8 मार्च को होता है, क्योंकि वो कैलेंडर का फर्क है। जब 1917 में रेवोल्यूशन हुआ तो रशिया वॉज फॉलोइंग जूलियन कैलेंडर, और आज हम लोग फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें 13 डेज का डिफरेंस है। दैट्स द रीजन उस समय के हिसाब से हम कहते हैं 22 फरवरी जब रेवोल्यूशन हुआ इंटरनेशनल वुमेन्स डे बना, लेकिन आज के हिसाब से इट्स 8 मार्च, ठीक है। बस ये बात एक आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से शुरुआत होती है व्लादिमीर लेनिन की। देखिए, जो बोल्शेविक्स थे या जो व्लादिमीर लेनिन था, ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसने अपनी थीसिस में जो जो बातें कही थी इसने पूरी की। जैसे अगर आपको याद हो, इसने कहा था कि ऑल द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज दे शुड बी नेशनलाइज्ड, दे शुड कम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसने ऐसा बिल्कुल किया। बाय नवंबर 1917 जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, बैंक्स थे, दे वर नेशनलाइज्ड, उन सब का कंट्रोल सरकार के पास आ गया। इवन द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी, कि जो जमीन है वो एक सामाजिक संपत्ति है और किसानों के पास होनी चाहिए, लैंडलॉर्ड्स के पास नहीं, ठीक है। इवन बड़े बड़े घरों का भी पार्टीशन किया गया एज पर द फैमिली रिक्वायरमेंट्स, कि आप अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी जमीन होगी,
जितनी आपकी फैमिली की ज़रूरत है, जितनी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। रशियन आर्मी के अंदर भी एक नई यूनिफॉर्म्स आ गई, एक नया हैट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया बिदुनोव का। ये ध्यान रखिएगा, बिदुनोव का। इट वॉज द सोवियत हैट, रशियन हैट। उनकी आर्मी के लिए एक नया हैट डिजाइन किया गया। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स के पास जो ओल्ड टाइटल्स थे उनको बैन किया गया। ठीक है, तो काफी चेंजेस आ रहे थे। इवन बॉल्शेविक पार्टी का एक नया नाम रख दिया गया, एंड दैट वाज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बॉल्शेविक एक पार्टी का नया नाम था। ठीक है, लेकिन नवंबर 1917 में जब इलेक्शंस हुए, आउट ऑफ सरप्राइज, आउट ऑफ अमेज, बॉल्शेविक्स को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, एंड अल्टीमेटली इन जनवरी 1918 लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, एंड ही सेड कि अब से वी डोंट नीड एनी इलेक्टेड पार्लियामेंट, द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विल बी आवर पार्लियामेंट, जहां पर उनके पास मेजॉरिटी थी। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से ध्यान रखिएगा, 1918 से लेनिन का जो नेगेटिव साइड था, जो नेगेटिव फेस था, जो डिक्टेटोरियल फेस था, वो दिखने लगा था। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, इन द रूल ऑफ लेनिन। जनवरी 1918 से पहले लेनिन काफी हद तक एक डेमोक्रेटिक इंसान था, काफी हद तक लिबरल था, समाज के भले में काम कर रहा था। लेकिन यहां से जब उसको रियलाइज हुआ कि ताकत उसके हाथ से छिन रही है और उसने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, यहां से शुरुआत होती है द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ लेनिन की। ठीक है, हाँ, जो भी उसने वादे किए थे वो उसने पूरे किए। मार्च 1918 दे मेड पीस विद जर्मनी एट अ प्लेस नोन एज ब्रेस्ट-लिटोव्स्क। जर्मनी के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया को बाहर निकाला। तो अगर आपको याद हो, इन अप्रैल थीसिस लेनिन ने 3 बातें कही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, बैंक्स के बारे में और जमीन, लैंड्स के बारे में। ये तीनों को ही उसने पूरा करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे रशिया वॉज नाउ बिकमिंग अ वन पार्टी स्टेट। रशिया में सिर्फ एक पार्टी बची थी, बॉल्शेविक्स, नो अदर पार्टी, बॉल्शेविक्स। ठीक है ना। इवन लेनिन ने सीक्रेट पुलिस को भी अपॉइंट किया। ही अपॉइंटेड सीक्रेट पुलिस, चेका, इट्स नेम वॉज चेका। रशिया वॉज एक्सपीरियंसिंग सेंसरशिप, कि अगर ऐसा कुछ मटेरियल प्रिंट हो रहा है या पब्लिश हो रहा है जो मेरे अगेंस्ट है, लेनिन के अगेंस्ट है, ऐसे लोगों को देखो, इनको पनिश करो। ठीक है ना। सेंसरशिप वॉज एनकरेज्ड, सीक्रेट पुलिस वॉज अपॉइंटेड। वो लोग जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना, इसी को तो कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। एक तानाशाह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी बुराई नहीं सुन सकता है, अपनी कमियां नहीं सुन सकता है। एंड दैट्स वेयर लेनिन वॉज हेडिंग टूवर्ड्स। अब यहां से देखिए थोड़ा बदलाव आएगा। अगर आपको याद हो, लेनिन ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेनिन ने कहा कि जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब रशियन आर्मी के अंदर ज्यादातर सोल्जर्स फार्मर्स बैकग्राउंड के थे, ज्यादातर सोल्जर्स किसानी बैकग्राउंड के थे। मोस्टली देवर फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड। मतलब बहुत बार तो ये कहा जाता है कि रशियन आर्मी में जो सोल्जर्स थे देवर नो वन बट एक्चुअली फार्मर्स इन यूनिफॉर्म। तो जब उन्हें मालूम चला कि गांव के अंदर जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उन्होंने कहा हमें गांव जाना है वापस, हमारे गांव में जमीन हमारे नाम होगी, कितना मिलेगा, हमें गांव जाना है छुट्टी लेकर। तो बहुत सारे सोल्जर्स छुट्टी ले लेकर गांव जाने लगे, क्योंकि जमीन का क्या हो रहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे बेस्ट टाइम था बोल्शेविक्स पर अटैक करने का बाय द नॉन बोल्शेविक्स, क्योंकि पूरी आर्मी बिखरी हुई थी। द एंटायर रशियन आर्मी ब्रोक डाउन, सारे सोल्जर्स अपने अपने घर जा रहे थे। इट वॉज द बेस्ट टाइम टू अटैक ऑन द बोल्शेविक्स। तो एक्चुअली में क्या हुआ,
देयर वर ग्रीन्स, एक तरफ थे ग्रीन्स, अगर आपको याद हो ये ग्रीन्स कौन थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, है ना, और दूसरी तरफ थे वाइट्स, दूसरी तरफ थे वाइट्स जो प्रोजारिस्ट थे, जो राजा के सपोर्टर्स थे। इन्होंने मिलकर प्लान किया कि इट्स द बेस्ट टाइम टू अटैक ऑन दीज बोल्शेविक्स, जिन्हें कहा गया रेड्स। एक तरफ थे रेड्स, दूसरी तरफ थे ग्रीन्स एंड वाइट्स। तो इन्होंने कहा कि आर्मी जा चुकी है अपने अपने घर, इट्स द बेस्ट टाइम टू अटैक ऑन बोल्शेविक्स, एंड दे वर सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल पावर्स, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सपोर्ट कर रहे थे कि मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? ये सोचने वाली बात है, क्यों ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे ग्रीन्स को या वाइट्स को? फ्रांस क्यों सपोर्ट करेगा, अमेरिका क्यों सपोर्ट करेगा, जापान क्यों सपोर्ट करेगा? उसका रीजन है, बोल्शेविक्स जो कर रहे थे उसका इंपैक्ट सिर्फ रशिया पर नहीं था, पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा था। पूरी दुनिया में नाउ पीपल वर इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म। बोल्शेविक आइडियाज, लेनिन के आइडियाज से पूरी दुनिया इंस्पायर्ड थी। भगत सिंह को देखो आप, भगत सिंह को देखिए, क्यों भगत सिंह मारे गए? अक्सर हम लोग कहते हैं भगत सिंह वॉज किल्ड, उनको फांसी दी गई, क्यों? क्योंकि बम लगाया था, असेंबली में बम गिरा दिया था, बिकॉज ही ड्रॉप्ड द बॉम्ब्स इन असेंबली। नहीं, बम लगाया था बटुकेश्वर दत्त ने। बट ऐसा क्या था यार कि ही वॉज फिक्की। 1927 में इंडिया में फिक्की बन चुका था, और भगत सिंह वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय व्लादिमीर लेनिन। वो इंडिया का लेनिन बनना चाहते थे, या बनने की ताकत रखते थे, सोशलिज्म। और बिजनेसमैन को पता था, बिजनेस क्लास को पता था कि भगत सिंह से इंडिया का यूथ इंस्पायर्ड है, इंडिया के अंदर सोशलिज्म फैल रहा है भगत सिंह की वजह से। अगर सोशलिज्म फैलेगा तो कैपिटलिज्म डूबेगा, और कैपिटलिज्म डूबेगा तो हमारा बिजनेस डूबेगा, तो भगत सिंह को मरवाना पड़ेगा। यही तो हो रहा था। ये देखो, एक तरफ कौन थे? बोल्शेविक्स, रेड्स, दूसरी तरफ ग्रीन्स और वाइट्स। सपोर्ट किसने किया? एक्सटर्नल पावर्स ने, कि अगर ये ज्यादा पॉपुलर होने लगे तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, इनका मरना ही ठीक है। एंड दिस वाज द रीजन रशिया एक्सपीरियंस्ड अ सिविल वॉर। सिविल वॉर, अंतर्युद्ध, वॉर विद इन, एक ही देश के अंदर वॉर हो गया। देयर वॉज नो एक्सटर्नल एनिमी, विद इन द सोसाइटी, विद इन द कंट्री देयर वॉज अ वॉर। समझ रहे हो? सिविल वॉर, सिविल, ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ गलती जरूर हुई थी, ये बात सच है कि इस सिविल वॉर में बोल्शेविक्स काफी सही जा रहे थे, लेकिन एक गलती हो गई बोल्शेविक्स से। क्या गलती हो गई? देखिए कैसे। एक उज्बेकिस्तान, द मॉडर्न उज्बेकिस्तान, वहां पे एक जगह है खीवा। इन दैट टाउन ऑफ खीवा कुछ लोग थे जो बोल्शेविक्स को अपोज कर रहे थे। देयर वर सम लोकल लीडर्स, देयर वर सम लोकल नेशनलिस्ट हु वर अपोजिंग बोल्शेविक्स, हु वर अपोजिंग लेनिन। इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग सोशलिज्म, इन लोकल लीडर्स को मरवा दिया गया बाय दीज बोल्शेविक्स। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। ठीक है, तुम्हें सोशलिज्म को बचाना है, ठीक है, तुम्हें सोशलिज्म को फैलाना है, इसका मतलब तुम लोगों को मार दोगे, तुम मर्डर कर दोगे? नहीं कर सकते सर, आप किसी को मार नहीं सकते। विरोध करना लोगों का अधिकार है, और बोल्शेविक्स ने ये कर दिया, लोकल लीडर्स को मार दिया। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेनिन रियलाइज्ड कि यार गलती हो गई, अब लोग हमारा विरोध करेंगे, अब जो लोग हमारा साथ दे रहे थे इन द सिविल वॉर हमारे साथ नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। और एज सून एज, मतलब इससे पहले कि लोग रिएक्ट करें, लेनिन को रियलाइज हुआ कि अपनी गलती सुधारनी है। एंड इमीडिएटली उसने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जितने भी नॉन रशियन नेशनैलिटीज हैं जो रशियन एम्पायर में आती हैं, उन सबको मैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देना चाहता हूं। जितनी भी नॉन रशियन नेशनैलिटीज हैं जो रशियन एम्पायर का पार्ट है, आई विल गिव देम पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। आप अपने एरिया में अपनी सरकार बनाइए, अपने डिसीजन लीजिए, आपको पूरा अधिकार है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। एंड दैट्स वेयर रशियन एम्पायर खत्म हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। कि आज से हम कोई रशियन एम्पायर नहीं है, कोई साम्राज्य नहीं है, हम छोटी छोटी सोवियट्स का एक यूनियन है,
छोटे छोटे रिपब्लिक्स का एक यूनियन है, हम कोई एम्पायर नहीं है। ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट था टू कवर द मिस्टेक्स। और लेनिन, मैंने कहा ना सर, बहुत समझदार आदमी था, इसका दिमाग बहुत बहुत जिंदा दिमाग था, बहुत जिंदा। इस सिविल वॉर में, ड्यूरिंग दिस सिविल वॉर, इंडस्ट्रीज, बैंक्स, ये तो नेशनलाइज थे, दे वर नेशनलाइज्ड। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी चर्च के पास थी वो सब ले ली गई और सब फार्मर्स को दी गई। जितनी भी लैंडलॉर्ड्स के पास थी वो सब फार्मर्स को दी गई ड्यूरिंग दिस सिविल वॉर। और यहीं से शुरुआत होती है लेनिन के एक प्रोग्रेसिव फेज की। जब लेनिन को रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे पता था कि अब कुछ प्रोग्रेस करना जरूरी है, और उसने किया भी, उसने एक्चुअली किया। ही केम आउट विथ समथिंग नोन एज 5 ईयर प्लान्स। उसने कहा कि 5 वर्षीय योजना बनानी होगी, 5 ईयर प्लान्स, जहां पर हम टारगेट करेंगे कि आने वाले 5 सालों में हम क्या काम करने वाले हैं। तो 2 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, 1927 से 32 एंड 1933 से 38, 2 5 ईयर प्लान्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा था, विद अ ग्रेट स्पीड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज गोइंग ऑन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्कर्स की लाइफ थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो गई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत तेजी से हो रहा था, इसलिए वर्किंग कंडीशंस थोड़ा पुअर हो गई थी। देयर वर पुअर लिविंग कंडीशंस, पुअर वर्किंग कंडीशंस बिकॉज ऑफ रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन देखिए आप, पहले जो लिविंग क्वार्टर्स थे वो बहुत हार्श थे, है ना। मैंने कहा जब टेम्परेचर्स नेगेटिव में थे, व्हेन द टेम्परेचर्स इन विंटर्स वर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, टू एक्सेस पब्लिक टॉयलेट दे हैड टू क्लाइम डाउन 3 or 4 stories, they had to go across the street। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब ऐसे बहुत सारे काम किए, जैसे लेनिन केम आउट विथ समथिंग नोन एज एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेनिन केम आउट विथ समथिंग नोन एज एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम। उसने कहा हर वो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ाई छोड़ दी थी, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स या फार्मर्स, अब पढ़ने के लिए एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम लेकर आए, नंबर 1। नंबर 2, ही केम आउट विद क्रैश, कि दोज विमेन हु वर्क, है ना, विमेन वर्कर्स, अगर वो काम पर जा रही हैं तो उनकी एब्सेंस में, उनकी गैर हाजिरी में, उनकी गैर मौजूदगी में, टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन देयर विल बी क्रैश। चीप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वॉज प्रोवाइडेड। मजदूर लोग, किसान लोग जो महंगी हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फॉर देम चीप पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर देयर, चीप। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स, मॉडल जिसके अंदर टॉयलेट्स की सुविधा थी, कोई डॉर्मेट्रीज नहीं है, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स। ये सब एग्जांपल्स बताते हैं आपको कि किस तरह से नाउ लेनिन वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्रोग्रेस इन रशिया एंड रशियंस। आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन की मृत्यु के बाद, आफ्टर हिज डेथ, देखिए लेनिन के मरने के बाद, आफ्टर हिज डेथ, पार्टी की कमान और पूरे रशिया की कमान एक और लीडर के हाथ में आती है। हिज नेम वॉज जोसेफ स्टालिन। स्टालिन बिकेम द लीडर ऑफ रशिया। और जब स्टालिन रशिया का लीडर बना, स्टालिन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एंड दैट वॉज प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। रशिया के अंदर फूड शॉर्टेज चल रहा था। अब स्टालिन ने कहा, देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं। स्टालिन ने कहा इसके 2 कारण हो सकते हैं। डेफिनेटली फूड शॉर्टेज वाज देयर, इन्फ्लेशन वाज देयर, बहुत महंगाई बढ़ गई थी। स्टालिन ने कहा इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कुलक्स। स्टालिन ने कहा पहला रीजन हो सकता है कुलक्स। कुलक्स का मतलब था रिच फार्मर्स, जो बड़े किसान थे, बिग फार्मर्स, रिच फार्मर्स, वेल टू डू फार्मर्स, इनको कहा कुलक्स। स्टालिन ने कहा कि ये जो बिग फार्मर्स हैं, कुलक्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लैक होर्डिंग करते हैं, इलीगल होर्डिंग करते हैं, ये फूड ग्रेन्स की जमाखोरी करते हैं, होर्डिंग, इलीगल होर्डिंग। और जब जमाखोरी करते हैं तो फूड शॉर्टेज हो जाती है, और फूड शॉर्टेज होने की वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, काला बाजारी करते हैं। तो हमें ये कुलक्स के घर पर, इनके वेयर हाउसेज में, स्टोर हाउसेज में रेड मारना चाहिए, छापा मारना चाहिए। तो रेड्स वर ऑर्गेनाइज्ड और दीज कुलक्स की छापेमारी करो, अगर ये जमाखोरी कर रहे हैं तो निकालो बाहर।
और दूसरा इसने आइडिया दिया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मलैंड्स। उसने कहा ये छोटी छोटी जो जमीनें हैं इनको मॉडर्नाइज करना बड़ा मुश्किल है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसने कहा लेट्स लेट्स एलिमिनेट द कुलक्स, इन कुलक्स को हटाओ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स कलेक्टिवाइज द फार्मलैंड्स, जिसे कहा गया कॉलखोज, कलेक्टिवाइज द फार्मलैंड्स, कॉलखोज। तो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया और स्टालिन का यह कहना था कि अगर हम ये दो काम करते हैं तो डेफिनेटली रशिया में होने वाली जो फूड शॉर्टेज है ये खत्म हो जाएगी। काफी लोगों ने विरोध किया, काफी फार्मर्स ने इस बात का विरोध किया कि कलेक्टिवाइजेशन नहीं होगा। और देखिए विरोध करने का तरीका बड़ा नायाब था। देयर वाज अ वेरी स्ट्रेंज, वेरी वियर्ड वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। कैसे? फार्मर्स स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग देयर लाइव स्टॉक, अपने ही जानवरों को, मवेशियों को मारने लगे विरोध करने के लिए कि हम कलेक्टिवाइजेशन नहीं करेंगे। दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द लाइव स्टॉक। 1929 से लेकर 1931 लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन रह गई 1/3, इट फेल बाय 1/3 रशिया के अंदर। लेकिन ऐसे लोगों को पनिश किया गया। स्टालिन ने कहा किसी की बात नहीं सुननी है, इनको पनिश करो। अल्टीमेटली जो लोग कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे हैं उनको पनिश करो, जेल में डालो, रशिया से बाहर निकालो। लेकिन स्टालिन का कहना था कि अगर हम ये दो काम करते हैं, कौन कौन से? एलिमिनेट द कुलक्स और दूसरा कलेक्टिवाइजेशन, है ना, कॉलखोज, कलेक्टिव फार्म्स, तो डेफिनेटली रशिया के अंदर फूड शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, फ्रॉम 1930 टू 1933 रशिया एक्सपीरियंस्ड बैड हार्वेस्ट। रशिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिन हुआ, भुखमरी हुई, जिसमें 4 मिलियन लोग मारे गए, लगभग 40 लाख लोग भूखे मरे। लोगों ने स्टालिन का विरोध किया कि कैसा पागल आदमी है, बोल रहा था सब अच्छा होगा, फूड शॉर्टेज नहीं होगी, उल्टा हो गया, 40 लाख लोग मारे गए। पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम, इवन विद इन द पार्टी पीपल क्रिटिसाइज्ड स्टालिन। तो स्टालिन को मालूम चला कि अब लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, तो स्टालिन ने क्या कहा? हर वो व्यक्ति जो मेरा विरोध कर रहा है, एनीवन एंड एवरीवन हु इज क्रिटिसाइजिंग मी एंड माय डिसीजंस, ये सोशलिज्म के अगेंस्ट, समाजवाद के विरोध में है। इट इज अगेंस्ट सोशलिज्म, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाय 1939 अराउंड 20 लाख पीपल, 2 मिलियन पीपल, दे वर इम्प्रिजन्ड, दे वर सेंट टू लेबर कैंप्स, या फिर उनको इवन रशिया से ही बाहर निकाल दिया, दे वर एक्साइल्ड फ्रॉम रशिया। समझ रहे हैं? लोगों को फॉल्स कन्फेशंस साइन करवा के जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया। Now moving towards the last topic of the chapter, the global influence of Russian Revolution and the USSR. देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सोशलिज्म, समाजवाद एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडिया था और एक अलग तरीका था समाज में बदलाव लाने का। हर रेवोल्यूशन में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पीपल हैव लेड द रेवोल्यूशन, लेकिन ये दुनिया का एक ऐसा रेवोल्यूशन था जहां पर लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी ने विरोध किया, और ना केवल विरोध किया, रशियन रेवोल्यूशन इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि इसी लोअर स्ट्रैटा ने, इसी गरीब वर्ग ने, निचले वर्ग ने इस लेवल पर, इस स्केल पर रेवोल्यूशन किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। रशिया विच वॉज अ बैकवर्ड कंट्री, आज उसका नाम दुनिया की सुपर पावर्स में लिया जाता है, बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म में कुछ तो बात है यार, ऐसे ही तो नहीं है। सो बेसिकली जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो ये सोशलिज्म सिर्फ रशिया में नहीं था, ब्रिटेन में भी था, फ्रांस में भी था, जर्मनी में भी था, है ना। और इसका इफेक्ट आप देखेंगे 1920 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, इसमें बहुत सारे नॉन रशियंस ने पार्टिसिपेट किया, या ऐसे लोग जो यूएसएसआर के बाहर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहां पर? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, या फिर कॉमिंटर्न। व्हाट वाज कॉमिंटर्न? इसका पूरा नाम है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग जो प्रो बॉल्शेविक्स थे, ऐसे समाजवादी जो प्रो बॉल्शेविक्स यानी कि बॉल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कॉमिंटर्न। इसका फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कॉमिंटर्न। सिमिलरली एक यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम था कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। ये यूनिवर्सिटी का नाम है,
कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, इसमें बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की जो यूएसएसआर के नहीं थे या जो नॉन रशियंस थे। तो ये बात तो आपको मानना होगा कि सोशलिज्म एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और एक ब्रिलियंट आइडिया था। ये बात भी सच है कुछ हद तक कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर या रशिया अब रशियन आइडियल्स के साथ उतना सही स्पिरिट में आगे नहीं जा रहा है। रशिया एंड रशियन सोसाइटी या यूएसएसआर इज नॉट कीपिंग अप विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन लेकिन अभी भी एज अ सोशलिस्ट सोसाइटी, एज अ सोशलिस्ट कंट्री, रशिया का रेपुटेशन है, पहले से कम है। इट्स इंटरनेशनल रेपुटेशन एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैज डिक्लाइंड। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमें मानना होगा कि रशिया विच वॉज अर्लियर अ बैकवर्ड कंट्री, पुअर कंट्री, हंग्री कंट्री, इट हैज़ बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ये ट्रांजिशन अपने आप में समझाता है कि सोशलिज्म कितना स्ट्रॉन्ग आइडिया है और रशिया ने कितना रिलीजियसली इसको फॉलो किया है। ये सच है कि इन रशिया अभी भी लोगों के पास कुछ इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, कुछ एसेंशियल फ्रीडम नहीं है, बट डेवलपमेंट है और बहुत बड़े स्केल पर है। ऑलराइट, सो बेटा जी, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो आज के सेशन में, टू जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द पॉलिटी, द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ रशिया। हमने कंजर्वेटिव्स के बारे में बात की थी, लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की अबाउट रशियन किंग जार निकोलस सेकंड, रशियन एम्पायर को समझा, रिलीजियस डाइवर्सिटी को समझा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रशिया में क्या क्या बदलाव आ रहे थे उसके बारे में हमने बात की। हमने कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की जहां पर हम रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लॉ के बारे में बात कर रहे थे। हमने सोशलिज्म को समझा जहां पर हमने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जैसे फिलोसोफर्स और सोशलिस्ट के आइडियाज़ को डिस्कस किया, और उनके आइडियाज़ को जो इम्पैक्ट था न केवल रशिया में बल्कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में भी, वो भी हमने देखा। एंड देन हमने बात की अबाउट 3 वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। पहला था रेवोल्यूशन ऑफ 1905, जिसका इमीडिएट कॉज था ब्लडी संडे, और इसका आउटकम था फॉर्मेशन ऑफ देयर पार्लियामेंट, जिसको बोला गया ड्यूमा। इसके बाद दूसरा इवेंट था रेवोल्यूशन ऑफ फरवरी 1917, जिसका इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसका आउटकम था एब्डिकेशन ऑफ जार, है ना, राजा को पदोन्नत कर दिया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी। और तीसरा इवेंट था अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। इसका इमीडिएट कॉज मुझे कहना चाहिए इट वाज, आई शुड से, द अप्रैल थीसिस, द लेनिन, द आइडियाज ऑफ लेनिन, और इसका आउटकम था फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट बाय लेनिन। प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया और लेनिन ने एक अपनी सरकार बनाई। उसके बाद हमने देखा किस तरह से लेनिन स्टार्टेड कमिंग आउट विद सम चेंजेस इन रशिया, चाहे वो बिदुनोव का था या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था, है ना, या फिर साइनिंग ऑफ अ पीस एग्रीमेंट विद जर्मनी था, वो सब हमने देखा। एक सीक्रेट पुलिस भी बनाई थी चेका के नाम से। लेकिन हमने देखा किस तरह से सिविल वॉर हुआ, और इस सिविल वॉर के बाद एक गलती लेनिन से या बोल्शेविक से हुई, दैट इवेंट ऑफ खीवा, जहाँ पर कुछ लोकल लीडर्स को मारा गया। लेकिन इसके बाद रशियन एम्पायर को ख़त्म किया गया एंड फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर हमने देखा। आफ्टर दैट 5 ईयर प्लान्स, उसकी हमने बात की 27 से 32 और 33 से 38। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स फॉर द वर्कर्स वर फॉर्म्ड, क्रैश, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, चीप पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब डेवलपमेंट की हमने बात की रशिया में। आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन हमने जोसेफ स्टालिन को देखा, किस तरह से जोसेफ स्टालिन ने 2 आइडियाज़ दिए, एलिमिनेशन ऑफ कुलक्स एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मलैंड्स, बट वो इफेक्टिव नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, रशिया एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिन्स इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया। ये सब हम समझ रहे थे। एंड एट लास्ट हमने देखा द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। हमने कॉमिंटर्न की बात की, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट की बात की, यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट की बात की। ये सब एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि सोशलिज्म में ये सच है कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी,
कुछ एसेंशियल फ्रीडम भी लोगों के पास नहीं है, कुछ इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ऑन द लाइन ऑफ डेवलपमेंट रशिया हैज़ प्रूव्ड इट्स मेटल, और कहीं ना कहीं फ्रॉम अ बैकवर्ड एंड अ पुअर कंट्री रशिया हैज़ बिकम अ सुपर पावर. It is been recognized as a developed country in the community of countries. That was all about the lecture. I really hope that this was quite helpful to you. आपसे मुलाकात होगी in the upcoming lecture with a new chapter. Till then, you guys please take care of yourselves. This was Shubham Gupta signing off. I'll take leave. Have a great time. Bye bye. See you soon. Sayonara.